हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। तो हम यहाँ पे लाइव आ चुके हैं। आप सभी बच्चे लाइव आ जाइए ताकि आज का जो क्लास है उसे शुरू किया जाए। और आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस क्लास में हम आपको 100 से लेके 120 तक ऑब्जेक्टिव हम आपको कराएंगे। 100 क्वेश्चन रहेगा इसमें या इससे 110 क्वेश्चन रहेगा इसमें, ठीक है ना। तो जितना भी हम आज आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, 17 फरवरी के दिन आपका पेपर जो है पहले पाली में हो या दूसरे पाली में हो, किसी भी पाली में हो, इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन लड़ेगा, ये हमारा गारंटी है। तो क्लास को एकदम आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है प्लीज उसका आप लोग रिविजन करते रहिएगा। और ये भी क्लास आप लोग देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें का जितना भी प्रश्न है उसे आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, उसका आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग देखिएगा एकदम हू बहु 17 फरवरी के दिन प्रथम पाली में आपका पेपर हो या सेकंड पाली में हो उसमें जरूर आएगा। तो चलिए जल्दी से हम लोग यहां पे क्लास को शुरू करते हैं। और जो भी हमारे प्यारे बच्चे आज के इस क्लास को आप लोग लाइक नहीं किए हैं, जल्दी से आप लोग बाबू क्या कर लीजिए, जल्दी से आप लोग यहां पे क्लास को लाइक कर देंगे। फटाफट आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। और 17 फरवरी यानी पहले दिन ही बाबू क्या है, पहले दिन ही आपका हिंदी का पेपर है। और हम चाहते हैं कि भाई जो बच्चे हैं वो हिंदी में पूरा 100 में से 100 नंबर लेके आए, ठीक है, ये हम चाहते हैं। और आप लोग लेके भी आइएगा भाई हिंदी में 100 में 100, ठीक है, ये हमारा गारंटी है। बस जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उतना आप लोग पढ़िए बहुत ही मन लगा के, और जो यहां पे पढ़ाया जा रहा है वही आपके परीक्षा में भी आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग रेडी है ना, जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। चलिए हमारे बच्चे यहां पे आ गए। चलिए यहां पे क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। जो भी हमारे प्यारे बच्चे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ये सब्सक्राइब वाला बटन है, इसको दबा दीजिए। जैसे ही आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिएगा बाबू घंटी आएगा, घंटी आप लोग दबाइएगा, यहां पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, नोटिफिकेशन को आप लोग ऑल पे दबा दीजिएगा। जैसे इसको दबाइएगा ये जो घंटी है बाबू इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिएगा तो जब भी क्लास करवाएंगे आपके फोन पे नोटिफिकेशन जाएगा और उस नोटिफिकेशन को क्लिक करके सीधे आप हमारे लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। तो आप लोग रेडी हैं ना बाबू, जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। बहुत बढ़िया। चलिए आज क्वेश्चन की संख्या थोड़ा सा कम है लेकिन बाबू बहुत ही बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये क्वेश्चन ना बाबू आप सभी बच्चों को याद होना चाहिए एकदम 100%। ये सारा क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन है तो बाबू गर्दा उड़ा दीजिएगा, ये गारंटी है। क्लास को एकदम आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और ये सारा क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। यहां पे क्वेश्चन है कि लेखक सुजाता का जन्म किस वर्ष हुआ। अब लेखक सुजाता बाबू कौन है आपको पता है ना, इनका पूरा नाम क्या है। सुजाता का पहला तो क्वेश्चन यही आता है कि सुजाता का मतलब पूरा नाम क्या है या सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। तो आपको याद है एस रंगराजन है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि भाई सुजाता ने कौन सा कहानी लिखा, तो आप लोग याद रखिएगा नगर कहानी लिखे, ये भी आप लोग याद रखिएगा, जिसमें पपाती है, वल्ली अमाल है, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन है भाई कि जो लेखक सुजाता है इनका जन्म कब हुआ, तो आप लोग याद रखिएगा 1935 में हुआ था, ठीक है। यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखते हैं भाई ए वाले बच्चे हमारे कितने हैं, तो ए वाले जो बच्चे हैं भाई 65%, बहुत बढ़िया। यहां पे 65% बच्चे यहां पे आंसर किए हैं, यानी समझ में आ रहा है कि भाई जो बच्चे हैं एकदम बढ़िया तरीका से आंसर कर रहे हैं। और आज हम आपको बाबू वैसे वैसे क्वेश्चन कराएंगे, देख के आपका दिमाग हिल जाएगा। और ऐसा ही क्वेश्चन, नया नया क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में भी रहेगा। तो इस नए नए क्वेश्चन को आप लोग जरूर पढ़िएगा, देखिएगा आज आपके दिमाग को हिला के हम रख देंगे। बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। चलिए और दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। देखिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है कि श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है। एक एक प्रश्न बाबू इंपॉर्टेंट है और एक एक प्रश्न अपने दिमाग में बाबू ये बैठा के आपको रख लेना है क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे क्वेश्चन है भाई कि जो श्रीनिवास जी हैं, अब श्रीनिवास जी कौन है बाबू, तो आपको याद रखना है दही वाली मंगमा। दही वाली मंगमा कहानी के लेखक कौन है, श्रीनिवास जी हैं। इनका जन्म कहां पे हुआ है, कोलार कर्नाटक में, ये आप लोगों को याद होना चाहिए इतना। अब उनका पूरा नाम पूछ रहा है कि भाई श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है। आपको आज नया नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जैसे बोर्ड एग्जाम में नया नया कुछ क्वेश्चन आता है ना, उसका हम तोड़ निकाल के लाए हैं भाई नया नया क्वेश्चन। आप लोग इसे एकदम जरूर पढ़िएगा। देखिए श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा मस्ती वेंकटेश अय्यर। इनका पूरा नाम है मस्ती वेंकटेश अय्यर। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। और बी वाले हमारे बच्चे कितने हैं, तो ये भी 61%। और जितना आपको इसमें से क्वेश्चन याद नहीं है कृपया करके उसे आप लोग 100% याद जरूर रखेंगे।
चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, बहादुर कैसी कहानी है। अब यहां पे आपसे पूछा जा रहा है, बहादुर आप लोग जानते हैं एक नेपाली है, गवई गोरखा, ठीक है ना। नेपाली एक लड़का का कहानी है जो अपने मां के डर से नेपाल से भाग के आता है। बहादुर का पूरा नाम है दिल बहादुर, ये सभी बच्चों को पता है। बहादुर का उम्र कितना है, 13-14 साल का बहादुर है, जो लेखक के घर पे नौकर का काम करता है। वही यहां पे क्वेश्चन है कि जो बहादुर कहानी है इसके लेखक कौन है, ये भी तो आ सकता है ना कि बहादुर कहानी के लेखक कौन है। तो अमरकांत जी हैं, आपको याद रखना है। तो बहादुर कहानी जो है बाबू ये कैसी कहानी है आपको बताना है। तो बहादुर कैसी कहानी है बाबू, तो आपको याद रखना है सामाजिक कहानी। इसमें समाज के बारे में दिखाया गया है कि समाज में बाबू क्या क्या होता है और नौकर के साथ बाबू क्या होता है। ये सामाजिक कहानी है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल से जाएगा और सी वाले बच्चे बाबू यहां पे 76% आंसर कर रहे हैं। बाबू आज का क्लास जो है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट एकदम VVI क्लास है। तो क्लास को एकदम आपको मिस नहीं करना है। पूरा किताब में से नया नया क्वेश्चन लेके आए, और जो भी बोर्ड एग्जाम में आधा क्वेश्चन बैंक से रहता है, आधा नया क्वेश्चन रहता है। जो भी आपका नया क्वेश्चन बनेगा इसी में से, तो कृपया करके जो भी इसमें से आपको याद नहीं होगा याद कर लीजिएगा। यहां पे देखिए, बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा। देखिए किताब में आपको लिखा गया है कि बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा। वो बोली थी सुअर का बच्चा। तो जल्दी से आप लोग बता दीजिए कि जो लेखक के घर में नौकर था बहादुर, उस बहादुर बेचारे को सुअर का बच्चा किसने कहा। लेखक ने कहा, निर्मला ने कहा, किशोर ने कहा, कि लेखक के रिश्तेदार ने कहा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने बोला। जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। चलिए तो बच्चे यहां पे क्या आंसर कर रहे हैं, ज्यादातर बच्चे यहां पे सी आंसर कर रहे हैं, ठीक है। ज्यादातर यहां पे बच्चे जो सी आंसर कर रहे हैं बाबू एकदम गलती हो जाएगा, ठीक है ना। लेखक को यहां बहादुर को सुअर का बच्चा कौन बोला था, निर्मला बोली थी, ठीक है ना। निर्मला कौन है बाबू, तो आप लोग याद रखिएगा निर्मला जो है ये लेखक की पत्नी है। बाबू ये सब नया नया क्वेश्चन है, इसे आप लोगों को याद रखना होगा, ठीक है ना। किशोर सर आपका टी शर्ट चाहिए, टी शर्ट अच्छा लग रहा ना बाबू, आज टी स्टे प्रिंट करवाए हैं, ठीक है। ये सब बाबू आपको नया नया आज क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आप लोग आज गलती भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किताब में से बाबू नया नया क्वेश्चन आपके लिए बनाया गया है। तो अब आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा, तो आप लोग याद रखिएगा निर्मला ने, ठीक है। तो ये आप लोगों को यहां पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पर देखिए, अगला क्वेश्चन है साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है, संपूर्ण जीवन से संबंध है। यह पंक्ति किस पाठ से उद्धत है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो साहित्य है ये मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंधित है। ये किस पाठ की पंक्ति है ये आपको बताना है। तो बाबू साहित्य वाला किस पाठ में साहित्य का खूब जिक्र हुआ है साहित्य का, तो आप लोग याद रखिएगा परंपरा का मूल्यांकन, जिसके लेखक कौन है, रामविलास शर्मा जी, ठीक है। तो यहां पे ये बाबू कहां लिखा गया है, जो साहित्य है मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंधित है, तो आप लोग याद रखिएगा परंपरा का मूल्यांकन पाठ में, ठीक है। यहां पे ए वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही जाएगा, और इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और देखते हैं भाई ए वाले बच्चे कितने हैं, तो यहां पे 59% बच्चे यहां पे राइट आंसर किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहां पे अविन्यो कहां है। अब देखिए आ गया, आज एकदम आप लोगों को फ्रेश क्वेश्चन मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, और इससे देखिएगा बहुत सारा क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में लड़ेगा, एकदम 100% लड़ेगा। आपका पेपर प्रथम पाली में, द्वितीय पाली में, किसी भी पाली में हो, टेंशन नहीं लेना है। ये सारा क्वेश्चन आपको यहां पे याद करके जाना है। क्वेश्चन क्या है बाबू, यहां पे अविन्यो कहां है ये आपको बताना है। जल्दी से आप लोग बता दीजिए कि जो अविन्यो है वो कहां है। अमेरिका में है, दक्षिण इंग्लैंड में है, चीन में है, दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर है। तो अविन्यो क्या है बाबू, या अविन्यो कहां है, तो जो अविन्यो है ये दक्षिण फ्रांस में है, रोन नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर है। यहां पे डी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा, डी वाला। देखते हैं भाई डी वाले बच्चे कितने हैं। चलिए यहां पे जो डी वाले बच्चे भाई 77% आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। आगे हम लोग चलेंगे, अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, ला शत्रुज क्या है। एक एक प्रश्न बाबू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक एक प्रश्न बाबू आपको याद रखना होगा अगर आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छा नंबर लाना है तो, ठीक है। सर 4 नंबर गलती है, अच्छा एक सेकेंड। बहादुर को सुअर का बच्चा, अच्छा गाली है ना जी, हमें लगा कि कुछ और है।
यहाँ पे बहादुर को गाली कौन देता था? तो बहादुर को गाली बार बार किशोर देता था ना जी। किशोर तो गाली बहुत देता था, मारता भी था, गाली भी देता था। हमें हमें दूसरा कुछ लगा, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या है बाबू, यहाँ पे आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा? तो जो बहादुर है, हमें लगा कि भाई दूसरा ही तो गाली है। गाली कौन देता था? यहाँ पे किशोर देता था ना, पीटता भी था, गाली भी देता था, ठीक है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल से जाएगा, ठीक है। बहादुर को सुअर का बच्चा किसने बोला? तो आप लोग याद रखिएगा किशोर। अब सही है, सही है ना। चलिए आगे हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन था भाई कि ला सतरुज कहां है? तो ला सतरुज क्या है बाबू? ईसाई मठ है, आपको पता है ना ला सतरुज क्या है? तो ला सतरुज भी ईसाई मठ है, और ये भी कहां है बाबू? फ्रांस में ही है। इसे आप लोग याद रखिएगा, ये भी कहां था? फ्रांस में ही था। सी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल से जाएगा। और आज के क्लास में बाबू एक से एक नया नया क्वेश्चन मिलेगा, प्लीज उसे आप लोग यहां पे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? और राष्ट्रपिता बाबू किसे कहा जाता है? जल्दी से आप लोग बताइए। पटेल को, महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को, सुभाष चंद्र बोस को। एक एक प्रश्न बाबू आज का क्लास का ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये क्लास आपको करना चाहिए, और सारा का सारा क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। अगर सारा का सारा क्वेश्चन आप लोग याद कर लेते हैं तो बोर्ड परीक्षा में बाबू दिक्कत नहीं होगा। और पहले दिन ही अगर आप लोग बढ़िया तरीका से सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिएगा तो बाबू गर्दा उड़ जाएगा बोर्ड परीक्षा में, ठीक है ना। तो यहां पे क्वेश्चन है, राष्ट्रपिता बाबू किसे कहते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा महात्मा गांधी जी को। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता बोला जाता है। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? एकदम 100% राइट हो जाएगा। और बी वाले हमारे बच्चे कितने हैं भाई? तो यहां पे 78% है। चलिए अगर हम आपसे बाबू क्वेश्चन पूछे कि गांधी जी को यहां पे गांधी जी को ये जो महात्मा है, महात्मा की उपाधि किसने दिया? अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया, तो गांधी जी को बाबू महात्मा का उपाधि किसने दिया था? तो आप लोग याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है ना। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे। यहां पे देखिए, निम्न में से गांधी जी की पुस्तक है। अब इसमें से आपको बताना है कि इसमें से 4 गो किताब का नाम दिया है, इसमें से गांधी जी का किताब कौन सा है? कौन सा किताब इसमें से गांधी जी लिखे हैं, ये आपको बताना है। देवप्रिय, हिंद स्वराज, यदा क्यादा, डोरी पे अल्पलाप। जल्दी से आप लोग बता दीजिए कि गांधी जी का इसमें से किताब कौन सा है। एक किताब का नाम और आता है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। 2-3 को गांधी जी का किताब है बाबू, आप लोग याद रखिएगा। सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसने लिखा है? गांधी जी ने लिखा है। दूसरा आपको याद रखना है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो हिंद स्वराज जो पुस्तक है ये भी गांधी जी लिखे हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। और देखते हैं भाई बी वाले बच्चे कितने हैं, तो यहां पे 82% है, बहुत बढ़िया। देखिए गांधी जी ने कौन सा किताब लिखा है बाबू? हिंद स्वराज। और एक किताब आप लोग और याद रखिएगा, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। किसने लिखा है? गांधी जी ने। और गांधी जी ने बाबू पत्रिका का भी संपादन किया है। गांधी जी ने किस किस पत्रिका का संपादन किया है? तो आप लोग याद रखिएगा, हरिजन पत्रिका और दूसरा यंग इंडिया पत्रिका। तो 2 गो पत्रिका का भी संपादन किए थे, जो बोर्ड परीक्षा में पूछता है कि यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया? गांधी जी ने। हरिजन पत्रिका का संपादन किसने किया? गांधी जी ने। तो ये सब आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रही रस से कवि का क्या अभिप्राय है? आज के इस क्लास में बाबू बहुत ही इंपॉर्टेंट हम आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं। कृपया करके सभी बच्चों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये सारा क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है। अपने दिमाग में आप लोग बाबू बैठा के रखिए, ये सारा क्वेश्चन बाबू आप लोगों को यहां पे याद रखना होगा। क्वेश्चन है कि रही रास से कवि का क्या अभिप्राय है? तो कवि रही रास किसे बोलते हैं? राम नाम का जप, ठीक है ना। राम नाम के जप को ही रही रास बोला जाता है। यहां पे बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और देखते हैं भाई हमारे बी वाले बच्चे कितने हैं? 86%, बहुत बढ़िया। और जो प्राणी का जो वाणी है बाबू, ये कब 20 के समान हो जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, राम नाम के बिना। अगर बोलने से पहले राम का नाम नहीं लेते हैं तो जो बोली है ये भी जहर के समान माना गया है। चलिए आगे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, किसके बिना जन्म व्यर्थ। अब देखिए यहां पे बोला जा रहा है भाई, किसका नाम आप नहीं लेते हैं और जन्म ले लेते हैं, तो जन्म लेना भी व्यर्थ माना गया है। तो जल्दी से आप लोग यहां पे बता दीजिए, किसके बिना जन्म व्यर्थ है? राम नाम बिनु, दौलत बिना, पत्नी बिना, भाई बिना, ठीक
ठीक है ना। तो जल्दी से आप लोग बता दीजिए, किसके बिना जन्म लेना भी इस संसार में व्यर्थ माना गया है, बेकार माना गया है। तो आप लोग याद रखिएगा, राम नाम के बिना। राम नाम के बिना अगर राम का नाम नहीं लेते हैं और जन्म ले लेते हैं तो ये जन्म क्या माना गया है बाबू, बेकार माना गया है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर बोलने से पहले भी राम का नाम नहीं लेते हैं तब भी वो वाणी है वो विष के समान यानी जहर के समान माना गया है। देखते हैं भाई ए वाले बच्चे कितने हैं, 87%। वाह मेरे सिर, वाह क्या बात है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कवि रसखान की भाषा, कवि रसखान किस भाषा के कवि हैं। एक रसखान का आता है, एक बाबू घानानंद का आता है, ठीक है ना, घानानंद का आता है, और एक बाबू यहां पे रसखान का आता है। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो घानानंद एक आता है और एक बाबू आपका रसखान का आता है। तो घानानंद भी किस, रसखान जो है ये भी किस भाषा में अपनी कविताएं लिखते थे, ब्रज भाषा में। और जो घानानंद हैं ये भी अपनी कविताएं किस भाषा में लिखते थे, तो ये भी ब्रज भाषा में लिखते थे। दोनों आदमी ब्रज भाषा में लिखते थे। जो रसखान थे ये सवैया और छंद में सिद्ध थे, और जो यहां पे घानानंद थे वो सवैया और धनछारी में सिद्ध थे। तो ये दोनों आप लोग क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोनों किस भाषा में बाबू कविता लिखते थे, ब्रज भाषा में। ये आप लोग यहां पे याद रखिएगा, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। और डी वाले बच्चे बाबू यहां पे 77% यहां पे बच्चे राइट आंसर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था। आज के क्लास का बाबू एक एक प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप सभी बच्चों को एक एक प्रश्न बाबू बहुत ही अच्छी तरीके से आपको याद रखना है। यहां पे क्वेश्चन है भाई कि यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया। तो यंग इंडिया पत्रिका का संपादन बाबू किसने किया, तो आप लोग याद रखिएगा महात्मा गांधी जी, ठीक है ना। महात्मा गांधी जी यंग इंडिया पत्रिका का भी, और आप लोग याद रखिएगा हरिजन का भी। दोनों आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरिजन पत्रिका का भी संपादन गांधी जी ने किया और यंग इंडिया पत्रिका का भी गांधी जी ने किया। और गांधी जी ने 2 किताब भी लिखे हैं जिसका बोर्ड एग्जाम में बहुत जिक्र होता है। पहला आता है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा, गांधी जी। और सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसने लिखा, गांधी जी ने लिखा। यहां पे देखते हैं भाई सी वाले बच्चे कितने हैं, तो यहां पे भाई 67% बच्चे राइट आंसर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, 20 के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी। अब 20 के दांत कहानी में भाई किसका मोटर कार का जिक्र हुआ है, ये आपको यहां पे बताना है। जल्दी से बता दीजिए कि 20 के दांत कहानी में भाई मोटर कार किसका था, गिरधर का था कार, कि मदन का था, कि सेन साहब का था, कि सोफर का था। आज के इस क्लास में बाबू बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और ये सारा का सारा क्वेश्चन आपको याद रखना होगा। प्लीज करके, कृपया करके ये सारा का सारा क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। तो यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि 20 के दांत कहानी में मोटर कार बाबू किसका था, तो मोटर कार बाबू सेन साहब का था। और सेन साहब की मोटर कार बाबू कितना रुपया का था, तो 7,500 का था। इसे आप लोग याद रखिएगा, हिंदी में लिख देता है 7,500 का। और सेन साहब की गाड़ी का नाम क्या था, अगर क्वेश्चन आ जाए कि सेन साहब की गाड़ी का नाम क्या था, स्ट्रीमल इंड था। नाम आपको याद रखना है, गाड़ी का नाम क्या था, स्ट्रीमल इंड। और वो कैसी थी, एकदम कोयल की तरह काली थी। आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा काली थी। यहां पे 86% बच्चे यहां पे राइट आंसर किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, 20 के दांत कहानी में मदन किसका बेटा है। अब तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन नया क्वेश्चन, इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन अगर आपसे बोलेगा कि 20 के दांत कहानी में मदन किसका बेटा है, तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा कि जो मदन है वो किसका बेटा है। तो मदन बाबू किसका बेटा है, गिरधर लाल का। गिरधर लाल बाबू कौन सा काम करता है, किरानी का काम करता है। गिरधर लाल किसके फैक्ट्री में किरानी का काम करता है, तो सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी का काम करता है। किरानी यानी पैसे का हिसाब रखने वाले को किरानी बोला जाता है, जो हर हिसाब रखता है। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 20 के दांत कहानी में मदन किसका बेटा है। तो जो मदन है बाबू आप लोग याद रखिएगा, गिरधर का बेटा है, ठीक है। यहां पे ए वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल से जाएगा, या ऑप्शन आपको दे देगा किरानी का बेटा। अगर मान लीजिए यहां पे गिरधर ना लिख के यहां पे लिख देता किरानी का बेटा, किरानी का बेटा, तो किरानी का बेटा कहने का मतलब बाबू क्या हुआ, यहां पे आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, किरानी कौन था। या क्वेश्चन आपसे पूछ देगा 20 के दांत में किरानी कौन था, तो किरानी कौन थे बाबू, गिरधर लाल। मदन के पिताजी किरानी थे, तो मदन भी यहां पे गिरधर लाल भी दे सकता है, या यहां पे किरानी का बेटा, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं भाई ए वाले बच्चे हमारे कितना आंसर किए, 83%। चलिए आगे हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, तार सप्तक का संपादन किसने किया। बाबू
बाबू ये क्वेश्चन ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया बोर्ड परीक्षा में। अब देखिए तार सप्तक क्या है, तो एक कवि हैं वो क्या किए, 7 कवियों को बैठाए और 7 कवियों से एगो कविता लिखवाए, नया एक्सपेरिमेंट किए, इसीलिए उन्हें प्रयोगवादी कवि भी बोला जाता है। अब आपको हिंट मिल गया है। अब आप जल्दी से बताइए कि तार सप्तक के कवि कौन है या प्रयोगवादी कवि कौन है, ये आपसे बोर्ड एग्जाम में आता है। तो तार सप्तक को लिखने में बाबू ये कविता का नाम है। तार सप्तक को कितने कवियों ने मिलकर लिखा है, 7 कवियों ने मिलकर लिखा है। और इसके संपादक कौन है बाबू, इसको लिखवाने वाले कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अगेय। अगेय का पूरा नाम क्या है बाबू, सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अगेय हैं और इन्होंने हिरोशिमा कविता लिखा है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। यहां पे बच्चे जो हैं, यहां पे 72% बच्चे यहां पे राइट आंसर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखेंगे, अगला क्वेश्चन कि कावित्री अनामिका के अनुसार घड़े सा लुढ़क जाता। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कावित्री अनामिका के अनुसार बाबू घड़ा सा कौन लुढ़क जाता है। अब आपको पता है ना, क से कबूतर बताया गया है इस कविता में। अक्षर ज्ञान कविता आप लोग पढ़े ना, उसमें क से कबूतर बताया गया है, ख से खरगोश बताया गया है, ग से गमला बताया गया है, घ से घड़ा बताया गया है। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। ऐसे पूछ देगा कि अनामिका के अनुसार क से, अक्षर ज्ञान कविता में क से क्या है कबूतर, ख से खरगोश बताया गया है, ग से गमला बताया गया है और घ से घड़ा बताया गया है, जो घड़ा सा लुढ़क जाता है वो घ। तो आप लोग याद रखिएगा कावित्री अनामिका के अनुसार घड़े सा लुढ़का हुआ अक्षर कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा घ। जो घ है ये घड़ा सा लुढ़का हुआ अक्षर है। यहां पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा और ये 60% बच्चे यहां पे आंसर किए हैं। तो ये आप लोग याद रखिए बाबू, जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है ना प्लीज आप लोग याद रखिएगा। और अनामिका जो है ना अपनी बिहार में इनका जन्म हुआ है, बिहार के मुजफ्फरपुर में, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और अक्षर ज्ञान कविता इन्होंने लिखा है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि भीमराव अंबेडकर के दृष्टि में लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है। अब यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है। तो यहां पे आप बताइए, लोग समझदार हो, लोगों में गतिशीलता हो, लोग धनवान हो, लोगों में यहां पे पारस्परिक श्रद्धा और सम्मान का भाव हो। अब यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है। तो लोकतंत्र के लिए बाबू आवश्यक क्या है, तो लोगों में पारस्परिक श्रद्धा हो और सम्मान का भाव हो, यानी एक दूसरे का सम्मान करे और एक दूसरे को क्या है, श्रद्धा का भाव हो, यही होना चाहिए। डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल से हो जाएगा। और डी वाले बच्चे कितने भाई, तो यहां पे 84% हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन पे कि द राइज एंड द फॉलो हिंदू वुमेन किस लेखक ने लिखा है। तो बाबू जो भीमराव अंबेडकर है ना, उनका बहुत सारा किताब है, द अनटचेबल, हु आर सुधराज, यहां पे बुद्ध एंड हिज धम्मा, ये वाला दूगो क्वेश्चन में से कोनो एक आएगा, आप बिल्कुल एकदम याद कर लीजिएगा। बुद्ध एंड हिज धम्मा, या तो ये आएगा नहीं तो आपका बोर्ड परीक्षा में आएगा यहां पे बुद्ध एंड हिज धम्मा, नहीं तो बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म। ये दोनों क्वेश्चन में से ना एगो क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा। तो बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म या बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर। जिन दोनों क्वेश्चन में से कोई एगो आएगा तो आप लोग प्लीज याद रखिएगा। द राइज एंड द फॉलो हिंदू वुमेन, ये भी कौन लिखे हैं, तो आप लोग याद रखिएगा ये भी भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है। यहां पे ए वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल से जाएगा। और इनका और जो किताब है बाबू हम आपको बता रहे, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म, बुद्ध एंड हिज धम्मा, ये सब आप लोग याद रखिएगा। द अनटचेबल, हु आर सुधराज, ये आप लोग याद रखिएगा। द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, तो ये सब आप लोग याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर जी का है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलेंगे। यहां पे देखिए दैत्य विज्ञान का अर्थ है। अब यहां पे आपसे पूछा जा रहा है दैत्य विज्ञान का अर्थ क्या है। तो दैत्य विज्ञान का मतलब क्या, जीव विज्ञान होता है, वनस्पति विज्ञान होता है, कि देव विज्ञान होता है, कि यहां पे जंतु विज्ञान होता है, ये आपको बताना है। तो दैत्य विज्ञान का अर्थ क्या होता है। आज बाबू क्वेश्चन जो है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी बच्चों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस क्वेश्चन को आप लोग प्लीज याद रखिएगा और जितना पहले का भी पढ़ाया गया है वो अपने दिमाग में बाबू रखिएगा। बहुत सारा हम आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ा दिए, सब्जेक्टिव भी पढ़ा दिए, इससे बाहर नहीं आएगा। प्लीज आप लोग उसे पढ़ लीजिएगा बढ़िया तरीका से और बोर्ड एग्जाम में गर्दा उड़ा दीजिएगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए दैत्य विज्ञान का अर्थ क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा देव विज्ञान। दैत्य विज्ञान का अर्थ क्या होता है, देव विज्ञान। दैत्य विज्ञान में देवताओं लोगों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना, तो दैत्य विज्ञान का अर्थ क्या होता है, देव विज्ञान। यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल से जाएगा और सी वाले जो बच्चे हैं भाई कितने, मात्र यहां पे 39%। अगर आप लोग
लोगों को ये याद नहीं है तो कृपया करके इसे आप लोग याद करेंगे। अगर आपको याद नहीं है तो कृपया करके इसे आप लोग याद करेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, नाखूनों को किससे रगड़कर लाल किया जाता है और चिकना बनाया जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं चैप्टर से ये बाबू क्वेश्चन है कि नाखून को किससे रगड़ के लाल करते थे और मोम लगा के उसके बाद नाखूनों को चिकना किया जाता था। तो जल्दी आप लोग बताइए, मोम और अलता से, लकड़ी से, बालू से कि पत्थर से? एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाखून को किससे रगड़ के लाल किया जाता था और चिकना बनाया जाता था। तो नाखून को अलता से रगड़ के बाबू लाल किया जाता था, फिर मोम लगा के उसे चिकना किया जाता था। इसे आप लोग याद रखिएगा। तो मोम और अलता, इसे आप लोग याद रखिएगा। यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल से जाएगा। अलता को अल्ताह लिखता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। ए वाला देखते हैं भाई बच्चे कितने आंसर कर रहे हैं। तो यहां पे 70% बच्चे यहां पे राइट आंसर कर रहे हैं। जो भी बच्चे को याद नहीं, आप लोग याद रखिएगा। नाखून बाबू किसका प्रतीक है? पशुता का निशानी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा? या क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट, निर्लज अपराधी कौन है? तो नाखून है, क्योंकि हम लोग काट देते हैं, बार बार जम जाता है। लेखक से किसने पूछा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो उनकी छोटी बेटी ने या छोटी लड़की ने बोला। इसे आप लोग याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, दारिस क्या है? अब यहां पे आपको पता है ना कि बनारस के पास वारेन हेस्टिंग्स, जो उस समय के भारत के गवर्नर जनरल थे, उन्हें कितने दारिस नामक सोने के सिक्के मिले थे? तो 172 दारिस नामक सोने के सिक्के मिले थे। ठीक है ना? कहां से मिला था? बनारस के पास मिला था। तो ये सारा क्वेश्चन हम आपको बता दी, जितना भी इससे क्वेश्चन आता है बस यही कि कितने दारिस नामक सोने के सिक्के मिले थे। दारिस क्या है? किसे मिला था ये दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा? तो वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल था। ये दारिस नामक सोने के सिक्के कहां से आखिर मिला? तो बनारस के पास से मिला। तो ये सारा क्वेश्चन बाबू बोर्ड परीक्षा में आता है। तो दारिस बाबू क्या है? तो दारिस बाबू प्राचीन कालीन का मतलब होता है पुराना ये सोने का सिक्का था दारिस। और कितने दारिस नामक सोने के सिक्के मिले थे? 172, आप लोग याद रखिएगा। और देखते हैं भाई डी वाले हमारे बच्चे कितने हैं? तो यहां पे 74%। जो भी बच्चा लोग का गलती हो रहा है, कृपया करके एक एक बच्चे क्या करेंगे, इसे आप लोग याद रखेंगे। एक एक बच्चे आप लोग याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, काशी को किस नगरी के रूप में जाना जाता है? आज का क्वेश्चन ना बाबू एकदम जबरदस्त है। जैसा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता ना, बिल्कुल एकदम वैसा है। कृपया करके सभी बच्चों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये सारे प्रश्न बाबू आपको याद होना चाहिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा के लिए। काशी जो है वो, काशी किस नगरी के रूप में जाना जाता है? संत नगरी के रूप में, मंदिर नगरी के रूप में, देव नगरी के रूप में, कि यहां पे साधु नगरी के रूप में? जल्दी से आप लोग बता दीजिए कि एक बिस्मिल्लाह खान जी जो हैं वो क्या बोले थे? काशी में मरना भी क्या है? मंगल माना जाता है, बोले थे ना। ये आपको याद होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है कि कहां पे मरना भी मंगल माना जाता है? तो काशी में मरना भी मंगल माना जाता है। और काशी को बाबू क्या बोलते हैं? तो देवनगरी। देवनगरी का मतलब देवताओं की नगरी बोला जाता है। इसे आप लोग याद रखेंगे। यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। और सी वाले हमारे बच्चे कितने हैं भाई? तो यहां पे 74% बच्चे जो हैं यहां पे राइट आंसर कर रहे हैं। बाबू एक एक प्रश्न आपको याद होना चाहिए, आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो भी हमारे प्यारे बच्चे आज की इस क्लास को लाइक नहीं किए है ना, एक बार आप लोग क्या कर दीजिएगा? क्लास को लाइक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, बहादुर ने मां के रखे हुए रुपयों में से कितना रुपया निकाल लिए और निकाल के लेके सीधे भागा? नेपाल से कहां भाग के आया? तो सीधे इंडिया भाग के आया। आपको पता है ना, वही आपसे पूछा जा रहा है कि बहादुर ने मां के रखे रुपयों में से कितने रुपए निकाल लिए और सीधे नेपाल छोड़ के इंडिया आ गया। कितना रुपया बाबू लेके भागा था? बहादुर घर से चलते वक्त कितना रुपया लेके चला था? ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देगा कि जब बहादुर घर छोड़ के भागा तो कितना रुपया लेके भागा। यह क्वेश्चन बाबू कैसे भी आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछ देगा। बस आपको एकदम क्लियर आपको पता होना चाहिए भाई कितना लेके भागा। तो बहादुर बाबू कितना रुपया लेके भागा था घर छोड़ के? तो जब अपनी मां की प्यारी भैंस को बहादुर बहुत मारा तो भैंस जो है भागी भागी आई। अब बहादुर को लगा कि आज मां मुझे बहुत मारेगी, क्योंकि वो दुगुना कल्पना, भैंस को ये एक डंडा मारेगा ना बहादुर, तो उसकी मां कल्पना करके दुगुना मारती थी। एक डंडा मारेगा, मां को लगेगा एक डंडा मारा है, तो बहादुर को 2 डंडा मारती थी। तो बहादुर उस दिन बहुत मार दिया था। तो इसको बहादुर को लगा कि भाई
भाई अब तो मां मुझे बहुत मारेगी, इससे बढ़िया मैं घर छोड़ के भाग जाता हूं। रात भर वो जंगल में छिपा रहा। कहां छिपा रहा? जंगल में। आज सुबह होता है, हांडी में से, पहले पैसा हांडी उंडी में रखा जाता था, हांडी में से 2 रुपया निकालता है और सीधे लेके कहां भागता है? नेपाल छोड़ के इंडिया आ जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, कितना रुपया लेके घर से चला था बाबू? 2 रुपया। यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग यहां पे याद रखेंगे। देखते हैं कितना परसेंट बच्चे जो हैं यहां पे राइट आंसर किए हैं भाई, कितना? इसमें तो दिखाई नहीं रहा है, 0 का है दिखा रहा है जी। क्रैश कर दिए क्या जी आप लोग हैं? वोटिंग क्रैश हो गया जी। इसको ब्लॉक करिएगा, ये जो क्रश लगा के भेज रहा है ऊपर। चलिए, समझ में आ गया? समझ में आ रहा है बाबू? चलिए, इसका नहीं हो रहा तो नेक्स्ट स्टेप खोल के कर लीजिएगा। चलिए, 2 रुपया आप लोग याद रखिएगा, 2 रुपया लेके भागा था। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, तीसरा साक्ष्य पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? आज का क्लास बाबू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास को एकदम आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बाबू बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहां पे आपसे पूछा जा रहा है तीसरा साक्ष्य जो पुस्तक है उसको लिखने वाले कौन है? तो बाबू तीसरा साक्ष्य पुस्तक किसने लिखा है? तो आप लोग याद रखिएगा, अशोक वाजपेयी। हमको पता है आप लोगों को याद नहीं है, कृपया करके इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं भाई ए वाले बच्चे कितने हैं, तो मात्र यहां पे 38%। हमको पता है ना बाबू कौन क्वेश्चन आपको याद है, कौन क्वेश्चन आपको याद नहीं है, ये हमको पता है, ठीक है? तो ये आपको याद नहीं है, कृपया करके इसे आप लोग यहां पे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रकूट शासक कहां के रहने वाले थे? आज के क्लास ना बाबू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन भी आएगा 17 फरवरी के दिन। तो कृपया करके आप लोग क्या करिएगा, इसे एकदम 100% याद रखिएगा। क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट शासक जो हैं वो कहां के रहने वाले थे? गौड़ प्रदेश के, कर्नाटक के, आंध्र प्रदेश के, कि भुवनेश्वर के? जल्दी से आप लोग यहां पे बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। बहुत बढ़िया, आप लोग बताए, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। यहां पे जो बच्चे हैं 61% आंसर क्या दिए हैं? यहां पे गौड़ प्रदेश के दिए हैं। और अगर आप लोग 61% आंसर कर रहे हैं तो बाबू ये गलत है। 61% आप लोग आंसर करिएगा तो ये बाबू गलत है। और जो बच्चे यहां पे बी आंसर किए, बी वाले बच्चे यहां पे 26% आंसर किए। जो 26% आंसर किए हैं ना बाबू, इनका कंसेप्ट क्लियर है। तो आप लोग याद रखिएगा, जो राष्ट्रकूट शासक थे ये कहां के रहने वाले थे? तो ये कर्नाटक के रहने वाले थे। इसे आप लोग याद रखिएगा। आपने पढ़ा है कि गौड़ देश के लोग क्या है? गौड़ देश के लोग बड़ा बड़ा नाखून पर बड़ा बड़ा नाखून रखते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग जानते हैं कि कहां के लोग बड़े बड़े नाखून रखते हैं? गौड़ प्रदेश के। तो आपने देखा गौड़ प्रदेश पे आप लोग टिक लगा दिए। ऐसा नहीं होता है बाबू, क्वेश्चन सारा अलग होता है। थोड़ा सा आपको यहां पे दिमाग लगा के आंसर देना होगा कि राष्ट्रकूट शासक कहां के रहने वाले थे? तो ये कर्नाटक के रहने वाले थे। इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आएगा कि कहां के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं, यानी बड़का बड़का नाखून पसंद करते हैं, तो आपको याद रखना है गौड़ प्रदेश के। क्लियर हुआ? इसे आप लोग यहां पे याद रखिएगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए। अगला जो क्वेश्चन है कि मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बना के सो गया, यह पंक्ति किस कविता का? देखिए यहां पे बोला जा रहा है मानव का रचा हुआ सूरज। रचा का मतलब बनाया हुआ। तो मानव के द्वारा जो सूरज बनाया गया वो किसे बाबू भाप बना के उड़ गया? किसे भाप बना के सोख गया? तो मानव के द्वारा रचा हुआ सूरज, यहां पे सूरज किसे बोला गया है? तो यहां पे परमाणु बम को बोला गया। इसे आप लोग याद रखिएगा। जो मानव ने परमाणु बम बनाया वो किसे बाबू भाप बना के सोख गया? मानव को ही उल्टा भाप बना के सोख गया। क्योंकि जब अमेरिका जापान के हिरोशिमा शहर पे जब बाबू परमाणु बम गिराता है, वो परमाणु बम कहां जाके गिरता है? नगर के चौक पे जाके गिरता है। और नगर के चौक पे जाके गिर के बाबू क्या होता है? एकदम फटता है और वो धरती में धंस जाता है। धरती को एकदम फाड़ के इतना तेज रोशनी निकलता है कि जो मानव है बाबू वो भाप बन के क्या होता है? उड़ जाता है। भाप बन के वो उड़ जाता है। ये किस पाठ में लिखा गया है? तो ये हिरोशिमा पाठ में लिखा गया। इसे आप लोग याद रखिएगा, ये हिरोशिमा पाठ की पंक्ति है। और हिरोशिमा पाठ बाबू कौन लिखे हैं? तो कवि अज्ञेय लिखे हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। और अज्ञेय बाबू कौन है? तो आप लोग याद रखिएगा वही अज्ञेय हैं जो प्रयोगवादी कवि थे। इसे आप लोग याद रखेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और देखते हैं भाई ए वाले बच्चे कितने हैं? तो यहां पे 69% बच्चे जो हैं यहां पे ए वाले बच्चे हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहां पे एक क्वेश्चन और बाबू आपसे पूछ देगा। आप लोग याद रखिएगा कि हिरोशिमा कवि
में सूरज किसे माना गया है? तो हिरोशिमा कविता में सूरज बाबू किसे माना गया है? ये क्वेश्चन पूछ देता है बोर्ड परीक्षा में। तो बाबू हिरोशिमा कविता में सूरज परमाणु बम को बोला गया है, जो मानव के द्वारा रचा गया है, यानी मानव के द्वारा बनाया गया। तो ये सब आपको याद रखना होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवि रस खान द्वारा कृष्ण भक्ति संबंधित रचनाएं प्राप्त होती है। आपको पता है ना कि जो कवि रस खान है, इनका जन्म, इनकी उत्पत्ति किस वंश में हुआ था? पठान राजवंश में हुआ था। ये बाबू भगवान कृष्ण के बाबू बहुत ही बड़े भक्त थे, आपको याद रखना है। और इन्होंने वो कौन सा किताब लिखा है जिसमें बाबू कृष्ण भक्ति का गान हुआ है, आपको बताना। इसमें से कौन सा वो किताब है रस खान जी का जिसमें कृष्ण भक्ति का गान हुआ है, आपको यहां पे बताना है। तो वही यहां पे पूछा जा रहा है, कवि रस खान द्वारा कृष्ण भक्ति संबंधित रचनाएं प्राप्त होती हैं किस किताब से? तो आप लोग याद रखिएगा, प्रेम वाटिका। और आपको पता है ना, प्रेमयनी श्री राधिका, जो हम लोगों को चैप्टर पढ़ना है, प्रेमयनी श्री राधिका, वो भी कहां से लिया गया है? तो वो भी लिया गया है रसखान रचनावली से वो लिया गया है। लेकिन यहां पे रसखान रचनावली से वो लिया गया है, लेकिन यहां पे है कि कवि रस खान द्वारा कृष्ण भक्ति संबंधित रचनाएं हमें कहां से प्राप्त होती हैं? तो आप लोग याद रखिएगा, प्रेम वाटिका से। ठीक है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। और बी वाले बच्चे भाई कितने हैं? तो यहां पे हैं हम लोगों का, आप लोग याद रखिएगा, कितना है जी? 53% बच्चे यहां पे राइट आंसर है बाबू, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, बेटे के आंसू कब आते हैं? देखिए, जो अक्षर ज्ञान कविता से है, अक्षर ज्ञान कविता में छोटे बच्चे को क ख ग घ सिखाया जाता है। छोटा बच्चा भी प्रयास करता है कि भाई क लिख दे, ख लिख दे, लेकिन उसको लिखने नहीं आता है। जब लिखने नहीं आता है तो उल्टा बाबू वो रोने लगता है। ठीक है, और यहीं से क्या होता है बाबू? सृष्टि के विकास कथा का प्रथमाक्षर शुरू होता है, क्योंकि वही लड़का आगे चल के क ख ग घ भी सीखता है, मन लगा के पढ़ाई भी करता है, और बाबू डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक बन के इस देश की सेवा करता है और लोगों की भी सेवा करता है। तो ये बाबू वहीं से उसकी शुरुआत होती है, रोने से ही। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन आएगा बेटे के आंसू क्यों आते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा विफलता पे। ठीक है ना, किस पे आते हैं? विफलता पे। विफलता का मतलब क्या हुआ? बेटा को बार बार क ख ग घ सिखाइए, छोटे बच्चे को बार बार क ख ग घ सिखाइए, वो भी सीखने का कोशिश करता है, लेकिन जब नहीं आता है, जब लिखते लिखते थक जाता है, जब वो फेल हो जाता है, मतलब विफलता का मतलब क्या? उसमें असफल हो जाता है, नहीं लिखने आता है, तब वो बच्चा रोने लगता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जो अक्षर ज्ञान कविता है ये बाबू किस मनोवैज्ञानिक पे आधारित है? तो बाबू इसमें छोटा बच्चा का जिक्र हुआ है ना, तो बाल मनोवैज्ञानिक, इसे आप लोग याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है कि अक्षर ज्ञान कविता किस मनोवैज्ञानिक पे आधारित है? तो आप लोग याद रखिएगा बाल मनोवैज्ञानिक पे, क्योंकि इसमें छोटा बच्चा को सिखाया जा रहा है, तो ये बाल मनोवैज्ञानिक पे आधारित है। इसे आप लोग याद रखिएगा। देखते हैं भाई ए वाले बच्चे कितने हैं? तो ए वाले जो बच्चे हैं ये 65%, कितने? यहां पे 65% बच्चे यहां पे राइट आंसर किए हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, कवि धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित कविता है। अब आपको बताना है कि भाई जो धर्मवीर भारती जी हैं, उन्होंने कौन सा भाषा बाबू, कौन सी कविता उन्होंने भाषांतरित किया? भाषांतरित का मतलब दूसरा भाषा से उन्होंने हिंदी भाषा में कन्वर्ट किया। तो धर्मवीर भारती जी जो हैं वो किस कविता को, यानी किस कविता को हिंदी कविता मतलब हिंदी में उन्होंने कन्वर्ट किया, आपको बताना है। तो आप लोग पढ़े ना रेनर मारिया रिल्के का मेरे बिना तुम प्रभु। मेरे बिना तुम प्रभु पाठ जो है वो किस भाषा में? जर्मन भाषा में। जर्मन भाषा से बाबू उन्होंने क्या किया? हिंदी भाषा में भाषांतरित किया। भाषांतरित का मतलब होता है अनुवाद किए। कौन किए? धर्मवीर भारती जी। आप लोग याद रखिएगा कि कवि धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित कविता कौन सा है? तो आप लोग याद रखिएगा मेरे बिना तुम प्रभु। ठीक है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। और मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है? तो रेनर मारिया रिल्के जी हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और डी वाले बच्चे भाई कितने हैं? तो डी वाले जो बच्चे हैं मात्र यहां पे 36%। जो भी बाबू आपको आज नहीं याद है ना क्वेश्चन, उसे आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, दूसरों के इशारों पे भटकने वाले को क्या बोला जाता है? एक आदमी होता है ना जो दूसरा का हमेशा बात करता है, मतलब दूसरा बोलेगा तो दौड़ के जाएगा, अगर वो बोलेगा यहां जाओ तो यहां जाएगा, बोलेगा खाओ तो खाएगा, बोलेगा मतलब हंसो तो हंसता है। ऐसे ऐसे भी आप लोग देखे होंगे जो दूसरे के इशारों पे भटकता है। तो जो दूसरों के इशारों पे भटकते हैं बाबू, उसे क्या बोला जाता है? तो दूसरों के इशारों पे भटकने वाले लोगों
लोगों को मूढ़ लोग बोला जाता है। मूढ़ का अर्थ क्या होता है तो आप लोग याद रखिएगा, मूर्ख। क्या होता है? मूर्ख होता है। तो जो दूसरों के इशारों पे बाबू भटकते हैं तो उन्हें बोला जाता है मूढ़, यानी मूर्ख बोला जाता है। डी वाले बच्चे भाई कितने हैं? तो डी वाले जो बच्चे हैं भाई 51% है। इसे आप लोग याद रखिएगा। देखिए आज के इस क्लास का बाबू एक एक प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक एक प्रश्न बाबू आपको याद भी रखना होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहां पे रंगप्पा किस किस्म का आदमी था, यहां पे आपको बताना है कि जो रंगप्पा है बाबू ये किस किस्म का आदमी है। तो रंगप्पा बाबू कैसा था आपको पता है ना? जल्दी से इसमें बताइए कि रंगप्पा जो था वो कैसा था, आपको पता है ना? मंगमा से कर्ज कौन मांगता था? मंगमा से जो कर्ज है वो कौन मांगता था? रंगप्पा मांगता था। और रंगप्पा बाबू कैसा आदमी था? तो बहुत खतरनाक आदमी था। ये बदमाश भी था, आपको पता है ना? रंगप्पा जो था बदमाश भी था, जुआ भी खेलता था, जुआरी भी था और लंपट यानी मूर्ख भी था। आप लोग याद रखिएगा। तो ये लंपट भी था, जुआरी भी था, बदमाश भी था, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसमें से सभी था। यहां पे डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। और डी वाले हमारे बच्चे कितने हैं? तो डी वाले बच्चे भाई देखिए 30%। बाबू उसमें लिखा गया है ना कि रंगप्पा बदमाश भी तो था। आप लोग यहां पे तनिए सब बच्चा लोग जुआरी पे टिक कर देंगे भाई, वो ऑप्शन देता है ना जिसे, इसमें इनमें से सभी ऑप्शन नहीं देगा। तो जब इनमें से सभी ऑप्शन नहीं देगा तो यहां पे जुआरी पे आप लोग आराम से मारिए। जुआरी अगर टिक दे रहा है ना जुआरी, तो जुआरी पे एकदम आराम से मारिए भाई। रंगप्पा खाली जुआ भी नहीं खेलता था, बदमाश भी था, मूर्ख भी था। तो इनमें से सभी जब आपको ऑप्शन दिखे तो इनमें से सभी पे आपको टिक करना होगा, ठीक है ना? अगर मान लीजिए इनमें से सभी नहीं दे रहा है तो तब जुआरी आपको दे रहा है, तब जुआरी पे आप लोग खाली टिक लगा दीजिए। जो रंगप्पा था जुआ खेलता था, जुआड़ी था, जुआड़ी पे टिक लगा दीजिए, सही हो जाएगा। लेकिन जब आपको यहां पे देगा कि जुआ, यहां पे रंगप्पा किस किस्म का आदमी था, तो ये भाई लंपट भी था, बदमाश भी था और जुआ भी खेलने वाला था, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, मंगमा ने ब्याह में बहू को क्या दिया। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मंगमा थी बाबू वो ब्याह में अपनी बहू को क्या क्या दी थी। ये देखिए आज का जो क्वेश्चन है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, और इसको लिखने में बाबू बहुत ही ज्यादा मेहनत लगा है। आपकी किताब को एकदम बढ़िया तरीका से पढ़ पढ़ के बीच बीच में, जैसे बोर्ड एग्जाम में बीच बीच में से क्वेश्चन उठाता है ना, वैसे ही हम आपके लिए बीच बीच में से क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया हम आपके लिए चुन के लाए हैं, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो बोर्ड एग्जाम में बाबू गर्दा उड़ा दें, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन है कि मंगमा ब्याह में बहू को क्या दी। तो मंगमा जो है बाबू अब ब्याह में क्या दी थी? कर्णफूल जो कान में पहना जाता है, कड़े जो होते हैं बाबू हाथ में पहना जाता है, यहां पे झुमकी जो होता है वो भी कान में पहना जाता है। तो ये सारा गहना जो है ना मंगमा जो है अपने बेटी का जब शादी हुआ तो अपनी बहू को दी थी, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो मंगमा ने ब्याह में बहू को क्या दिया था? कर्णफूल भी दी थी, झुमकी भी दी थी और यहां पे कड़े भी दी थी, और एक जंजीर भी दी थी। जंजीर का ने कहां पहना जाता है? जंजीर भी दी थी, इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। ये सब आपको याद है ना। 77% बच्चे यहां पे राइट आंसर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिएगा, ढाते विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्र क्या है। अब आपको बताना है कि जो ढाते विश्वास कहानी है ये कहां की कहानी है? उड़ीसा की कहानी है। और इसके लेखक कौन है बाबू? ढाते विश्वास कहानी के सातकोड़ी होता है। अब जब लेखक है सातकोड़ी होता, ये उड़ीसा की कहानी है, उड़िया भाषा में ये लिखा गया है, तो राजेंद्र प्रसाद बाबू क्या हो सकते हैं? तो राजेंद्र प्रसाद क्या है? अनुवादक हैं, भाषांतरित हैं। मतलब ये क्या किए राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी? ये क्या किए बाबू? आप लोग याद रखिएगा, ये उड़िया भाषा से हिंदी भाषा में कन्वर्ट किए, ठीक है। तो ये बाबू क्या है? यहां पे संपादक दिया है ना, तो यहां पे हम लोग संपादक देगा नहीं तो अनुवादक देगा, ठीक है ना। संपादक देगा नहीं तो अनुवादक देगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। यही है ए वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल से जाएगा। और ए वाले बच्चे भाई कितने हैं? यहां पे 45% है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए कि सीता का कौन सा लड़का हमेशा चुप रहता था। देखिए एक एक प्रश्न बाबू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पे आपसे पूछ रहा है सीता का कौन सा लड़का है जो हमेशा चुप रहता है। तो सीता का कौन सा लड़का भाई हमेशा चुप रहेगा? तो सीता के बाबू कितने लड़के थे? सीता के 3 लड़के थे, उनका नाम भी पूछता है, कैलाश, नारायण, बिज्जू। ये सीता के बाबू 3 लड़के थे, ठीक है। जिसमें से कैलाश जो है बहुत ही बदमाश था, ठीक है ना। बोलता है कि मां को रखने का ठेका सिर्फ हम ही ने नहीं ले रखा है। ये भी बात बोला था कि मतलब मां महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहती है, ये भी अच्छा नहीं लगता। ये सब कौन बोलता था? कैलाश बोलता था। लेकिन सीता का बाबू वो कौन सा लड़का था जो हमेशा चुप रहता था? तो आप लोग याद रखिएगा, सीता के छोटे बेटे कौन? बिज्जू। इसे आप लोग याद रखिएगा। जो सीता के जो छोटका लड़का था बिज्जू, ये बाबू हमेशा चुप रहता था, इसे आप लोग याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखते हैं भाई सी वाले बच्चे कितने हैं, तो यहां पे 68% बच्चे यहां पे राइट किए हैं, बहुत बढ़िया। आगे क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था। एक एक प्रश्न बाबू, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था। इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आप लोग बता दीजिए किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था। कैलाश, बिज्जू, यहां पे नारायण। कैलाश की पत्नी का नाम क्या है भाई, आप लोग याद रखिएगा, बोर्ड परीक्षा में आता है। कैलाश की पत्नी का नाम बाबू राधा है। नारायण की पत्नी का नाम क्या है, भावरी है, यह भी आप लोग याद रखिएगा। और बिज्जू की पत्नी का नाम क्या है बाबू, पुष्पा है। पुष्पा राज कभी झुकेगा नहीं, ये पुष्पा है, आप लोग याद रखिएगा। तो किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था, तो आप लोग याद रखिएगा कैलाश की पत्नी राधा। कैलाश की जो पत्नी बाबू राधा है वही क्या की थी बाबू, आप लोग याद रखिएगा, दाल का हलवा बनाई थी। और उसी दिन पता चलता है कि होली के बाद जो मंगमा है, सॉरी होली के बाद जो मां है, वो बारी बारी से एक एक महीना बाबू तीनों बेटों के पास रहेगी। तो बहुत ही ये जो सीता है ना, बहुत ही ज्यादा सोचती है बेचारी, और मतलब सोचती है कि मैं भी दाल की तरह भून रही, बहुत टेंशन में चली जाती है उस दिन। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि किसकी पत्नी ने कहा, किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था, तो कैलाश की पत्नी राधा बनाई थी। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। और ए वाले बच्चे जो हैं यहां पे 37% बच्चे आंसर किए। अगला क्वेश्चन आएगा कि सीता को रसमलाई किसने भेजा, तो सीता को रसमलाई बाबू कौन भेजी थी, तो आप लोग याद रखिएगा, यहां पे नारायण की पत्नी भावरी जो थी वो सीता के लिए रसमलाई भेजी थी। तो ये सारा क्वेश्चन आता है बोर्ड परीक्षा में। अगला क्वेश्चन देखिए, नगर कहानी के अनुसार पहले दिन पपाती को क्या हुआ था। तो नगर कहानी जिसके लेखक हैं बाबू सुजाता, नगर कहानी में पपाती को पहले दिन क्या हुआ कि उसे ले जाया गया गांव के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में, वहां से डॉक्टर को दिखाया गया। तो डॉक्टर क्या बोलता है कि इसको पहली ही सुबह बस से पकड़ के सीधे मदुरै नगर ले जाइए और वहां पे बड़े हॉस्पिटल में दिखाइए। तो पहले दिन पपाती को क्या हुआ था कि हॉस्पिटल ले जाया गया, तो पपाती को कौन सा रोग था, मेनिंजाइटिस रोग था। और मेनिंजाइटिस रोग में क्या होता है बाबू, बहुत ही तेज बुखार लगता है। तो बहुत ही तेज बाबू उसे बुखार था, बुखार के कारण वो बेहोश हो गई, तो उसे हॉस्पिटल में ले जाया गया। और जब हॉस्पिटल में ले जाया गया बाबू, तो वहां पे क्या हुआ, सॉरी गांव के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में ले गया। तो गांव का डॉक्टर बोला कि भाई इसे ले जाओ और मदुरै नगर में दिखाओ। तो यहां पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। पहले दिन बाबू क्या हुआ था, बुखार लगा था। 80% बच्चे यहां पे राइट आंसर किए। अगला क्वेश्चन देखिए, बिज्जू की पत्नी का नाम क्या, अभी हम आपको बताया बिज्जू कौन है बाबू, तो सीता के बाबू कितने लड़के थे, 3, कैलाश, नारायण, बिज्जू। जो बिज्जू था ये हमेशा चुप रहता था, आप लोग याद रखिएगा। तो बिज्जू की पत्नी का नाम यहां पे पूछा जा रहा है, पुष्पा है, चमेली है, शांति है कि सीमा है। अब देखिए इसके नाम में क्या है बाबू, आधा अक्षर है ना, और इसकी पत्नी जो है ना उसकी भी उसके भी मतलब नाम में आधा अक्षर है। तो इसमें भी आधा अक्षर है, इसमें भी आधा अक्षर है, आप लोग याद रखिएगा। बिज्जू की पत्नी का नाम पुष्पा है, कैलाश की पत्नी का नाम राधा है, और नारायण की पत्नी का नाम क्या है बाबू, भावरी है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे, ए वाला ऑप्शन। और यहां पे बच्चे जो है 90% यहां पे आंसर किए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, वल्ली अमाल क्या नहीं जानती थी। अब यहां पे आपसे पूछा जा रहा है भाई वल्ली अमाल कौन है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई वल्ली अमाल कौन है, वल्ली अमाल कौन है आपसे पूछा जा रहा है। तो वल्ली अमाल कौन थी, पपाती की मां थी, जो जिसको बाबू हॉस्पिटल में इतना ना ज्यादा दौड़ाया गया। बेचारी पढ़ी लिखी नहीं थी, उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था। पढ़ी लिखी होती तो अपनी बेटी को भर्ती करा देती, पढ़ी लिखी नहीं है, वो सारा कभी इससे पूछती है कभी उससे पूछती है, और उसको हॉस्पिटल में इतना ना ज्यादा उसको घुमा दिया जाता है, इतना ना ज्यादा उसको परेशान कर दिया जाता है कि हॉस्पिटल नाम सुन के ही वो डर जाती है। ठीक है, तो उसको यहां पे पूछा जा रहा है वल्ली अमाल क्या नहीं जानती थी, तो वल्ली अमाल बाबू पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। ठीक है ना, तो यहां पे पढ़ना नहीं जानती थी, अनपढ़ आदमी थी। ए वाला ऑप्शन यहां पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और ए वाले बच्चे कितने हैं, तो यहां पे 87% बच्चे यहां पे राइट आंसर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, लक्ष्मी के ससुर किस बांध में काम करते समय पत्थर से दबकर शहीद हो गए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा के लिए कि लक्ष्मी बाबू आप लोग ये किस कहानी में है, तो आप लोग याद रखिएगा ढाते विश्वास जिसमें बाढ़ की समस्या है। और लक्ष्मी का घर बाबू किस नदी के किनारे था, देवी नदी के किनारे था। लक्ष्मी के लिए उसके पूर्वज कितना जमीन छोड़ के गए थे, 1 बीघा जमीन छोड़ के गए थे, ये सब आपको पता है ना। यहां पे क्वेश्चन है कि जो लक्ष्मी के ससुर जी थे वो कौन सा बांध में काम करते समय पत्थर में दबा गए।
यानी पत्थर के नीचे आ गए और उनका मृत्यु हो गया। तो आपको याद रखना है महानदी। महानदी भी कहां है? उड़ीसा में है ना। और ये कहानी भी कहां की है? उड़ीसा की है। आप लोग याद रखिएगा, आप लोग याद रखिएगा हीराकुंड बांध। हीराकुंड जो बांध है ये बाबू कहां है? तो ये महानदी पर है और ये उड़ीसा में है। और ये भारत की, ये एसएसटी में भी क्वेश्चन आता है, सोशल साइंस में भी, कि भारत का सबसे लंबा बांध या भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर है। ये सब एसएसटी में आता है बाबू। और हीराकुंड बांध कहां है? उड़ीसा में है। और यही उड़ीसा में जो बाबू हीराकुंड बांध है, वहां पे बाबू जो लक्ष्मी के ससुर हैं उस बांध को निर्माण करने में काम कर रहे थे और पत्थर के नीचे दबा गए और मृत्यु हो गया। इसे आप लोग याद रखिएगा। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। और ए वाले बच्चे भाई कितने हैं? तो यहां पे 69% बच्चे हैं। बहुत बढ़िया। आगे हम लोग चलेंगे। जाति पाति तोड़क मंडल किस का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ? आपको पता है ना, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसे हम लोग पढ़ते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बाबू कहां होने वाला था? पाकिस्तान के लाहौर में। पहले क्योंकि देश की आजादी से पहले पाकिस्तान और इंडिया एक देश था, ठीक है, पाकिस्तान उस समय नहीं था। तो आपसे यहां पे पूछा जा रहा है कि जाति पाति तोड़क मंडल बाबू कहां होने वाला था? तो ये लाहौर में होने वाला था। मतलब कब होने वाला था? तो 1936 में। आप लोग याद रखिएगा, जाति पाति तोड़क मंडल कब होने वाला था? 1936 में, लाहौर में। इसे आप लोग याद रखिएगा। और इसके लिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने एक इंग्लिश में भाषण लिखा था। इंग्लिश में भाषण क्या लिखे थे? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो ये भी क्वेश्चन आता है बोर्ड परीक्षा में कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसने लिखा है? तो आप लोग याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। लेकिन ये जाति पाति तोड़क मंडल नहीं हो पाया, 1936 में नहीं हो पाया, जिसके कारण क्या हुआ बाबू? ये जो भीमराव अंबेडकर जी का इंग्लिश में भाषण था वो ऐसे ही रह गया, वो भाषण नहीं दे पाए। फिर ललई सिंह यादव जी आते हैं और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण करते हैं और इसका नाम क्या देते हैं? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो आप लोग याद रखिएगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। यह क्वेश्चन आता है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में किसने रूपांतरित किया? तो ललई सिंह यादव जी। आप लोग यहां पे याद रखिएगा। तो जाति पाति तोड़क मंडल कब होने वाला था? 1936 में। कहां? लाहौर में। इसे आप लोग याद रखिएगा। ए वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल से जाएगा। और यहां पे बच्चे जो हैं 72% आंसर किए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 20 के दांत कहानी में खोखा किन मामलों में अपवाद था? ये तो सभी बच्चों को पता है भाई, 20 के दांत कहानी में जो खोखा है वो किन मामलों में अपवाद था? घर के नियमों की धजिया उड़ाने में, नियम मानने में, सबको प्यार करने में, यहां पे सलीके से रहने में। जल्दी से आप लोग यहां पे कमेंट करके बताएंगे जितने भी हमारे प्यारे बच्चे हैं कि 20 के दांत कहानी में खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो 20 के दांत कहानी में बाबू जो खोखा है वो किन मामलों में अपवाद था? तो आप लोग याद रखिएगा, घर की नियमों की धजिया उड़ाने में। ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। और ए वाले हमारे बच्चे कितने हैं भाई? 87%। कितने हैं भाई? तो यहां पे 87% है। ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आगे चला जाए। चलिए, और जो भी हमारे प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज का जो क्लास है बाबू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। और 17 फरवरी के दिन जिनका भी पेपर है उनके लिए बाबू रामबाड़ी ये क्वेश्चन साबित होने वाला है। क्वेश्चन है भाई, हेकल थे। यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि हेकल कौन थे? यहां पे वनस्पति वैज्ञानिक थे, जंतु वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे कि भूवैज्ञानिक थे? ये आपसे यहां पे पूछा जा रहा है कि भाई हेकल कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि हेकल कौन थे। तो आप लोग याद रखिएगा, जो हेकल थे ये कौन थे बाबू? तो आप लोग याद रखिएगा, जंतु वैज्ञानिक। आपको पता नहीं है, ये आपको याद नहीं है, कृपया करके आप लोग क्या कर लीजिएगा, इसे आप लोग यहां पे याद कर लीजिएगा कि हेकल कौन थे। तो हेकल थे बाबू, आप लोग याद रखिएगा, जंतु वैज्ञानिक। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल से जाएगा। और बी वाले बच्चे भाई देखिए, बी वाले बच्चे यहां पे मात्र कितना? 15% है। बी 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 यहां पे 16%, यहां पे 16% बच्चे यहां पे 59% वनस्पति वैज्ञानिक पे टिक लगाएं। भाई वैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक कौन थे? हरकस थे ना जी। हरकस का नाम आप लोग जानते हैं ना, आप लोग देखिए पढ़ा दिए लेकिन फिर भी आप लोग गलती कर रहे हैं। हरकस बाबू कौन थे? तो हरकस बाबू वनस्पति वैज्ञानिक थे ना। हरकस 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 वनस्पति वैज्ञानिक थे। ये है बाबू हैकल। हैकल कौन थे? या क्वेश्चन आता है श्री हैकल कौन थे? तो हैकल या श्री हैकल कौन थे? तो आप लोग याद रखिएगा, जंतु वैज्ञानिक। आप लोग टिक कर रहे वनस्पति वैज्ञानिक, ये तो हरकस थे ना।
हरकस। हरकस कौन थे? तो ये वनस्पति वैज्ञानिक थे। लेकिन यहां पे हैकल है। हैकल कौन है बाबू? तो ये जंतु वैज्ञानिक हैं। आप लोग याद रखिएगा, इसमें आप लोग कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए। अगला जो क्वेश्चन है कि कलिंग लिपि भारत के किस प्रदेश की लिपि है, आपको बताना है। बंगला, उड़ीसा, असम, मेघालय। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो कलिंग लिपि है बाबू, ये कहां की लिपि है। बहुत आज के क्लास का जो बाबू खुला है, चलिए कोई दिक्कत नहीं यहां पे, चलिए कोई दिक्कत नहीं यहां पे। थोड़ा लंबा वीडियो बनाइए महाराज। चलिए चलिए, आवाज आपको सुनाई दे रहा ना बाबू? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि कलिंग लिपि भारत के किस प्रदेश की लिपि है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये उड़ीसा की लिपि है। कहां की लिपि है? उड़ीसा की लिपि है। ये भी आप लोगों को याद नहीं होगा, कृपया करके आप लोग याद रखिएगा। और देखते हैं भाई बी वाले बच्चे कितने हैं। तो बी वाले बच्चे मात्र यहां पे 41% है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए। अगला जो क्वेश्चन है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए। जो लेखक के रिश्तेदार है बाबू, वो बहादुर पर क्या आरोप लगाते हैं, ये आपको यहां पे बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहां पे कड़े चुराने का, गहने चुराने का, पायल चुराने का, पैसे चुराने का, ये आपको यहां पे बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो बाबू जो लेखक के रिश्तेदार हैं वो बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे, तो आप लोग याद रखिएगा, पैसे चुराने का। किसका? पैसे चुराने का। और कितना रुपया चुराने का आरोप लगा था? 11 रुपया चुराने का आरोप लगा था। और ये आरोप बाबू किस पे लगा था? बहादुर पे। किसने ये आरोप बहादुर पे लगाया? तो लेखक के रिश्तेदार जो आए थे। किस दिन आए थे? ये भी क्वेश्चन आता है। लेखक के रिश्तेदार किस दिन आए थे? रविवार को आए थे। और उन्होंने बहादुर पे आरोप लगाया। उसकी जो लेखक की रिश्तेदार की जो पत्नी थी, वो बोली कि साड़ी के खूट से अभी 11 रुपए यहां पे चारपाई पे रखे, लेकिन मिल नहीं रहा है। शायद कौन लिया है? घर का नौकर लिया है। तो यहीं पे आरोप लगता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष को कवि किस रूप में प्रस्तुत किया है। यहां पे बाबू क्वेश्चन है, कवि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष ने वृक्ष को कवि किस रूप में प्रस्तुत किया, ये आपको यहां पे बताना है। यानी एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है बाबू? तो आप लोग याद रखिएगा, वीरेंद्र डगवाल जी, सॉरी यहां पे कुंवर नारायण जी हैं। आपको पता है एक वृक्ष की हत्या कविता के कवि हैं वो। बाबू जो वृक्ष है, वृक्ष कहां पे है? तो लेखक के घर के दरवाजे पे वृक्ष है। वृक्ष को बाबू वो क्या बोलते थे? वो बोलते थे बाबू बूढ़ा चौकीदार वृक्ष। उसे क्या बोलते थे? बूढ़ा चौकीदार वृक्ष बोलते थे। यहां पे डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल एकदम 100% राइट हो जाएगा। और डी वाले हमारे बच्चे कितने हैं भाई? तो यहां पे 74% आंसर किए हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। एक क्वेश्चन यहां से और आता है कि बाबू जो वृक्ष का सूखा डाली था वो बाबू कैसा दिखाई दे रहा था? बोर्ड परीक्षा में आता है ना कि वृक्ष का जो सूखा डाली है वो किस प्रकार का दिखाई दे रहा था? तो राइफल की तरह दिखाई दे रहा था। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि रेनर मारिया रिल्के की पिताजी का नाम क्या है। दो क्वेश्चन आता है, इनके पिताजी का भी आता है और इनके माताजी का भी आता है। इसे आप लोग याद रखिएगा कि रेनर मारिया रिल्के के पिताजी का नाम क्या है और इनके माताजी का नाम क्या है। तो रेनर मारिया रिल्के के पिताजी का नाम क्या था बाबू? तो आप लोग याद रखिएगा, जोसेफ रिल्के। आपको नाम याद रखना है। यहां पे केवल जोसेफ रिल्के नाम आपको याद रखना है, जोसेफ रिल्के, ठीक है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और इनके माताजी का नाम क्या था? तो आप लोग याद रखिएगा, सोफिया। नाम आपको याद रहेगा ना, लिख देते हैं यहां पे। इनके माताजी का नाम क्या था? तो आप लोग याद रखिएगा, सोफिया, ठीक है। बस खाली सोफिया, सोफिया खाली दिया है, सोफिया आप लोग यहां पे याद रखिएगा, ठीक है। याद रहेगा ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेनर मारिया रिल्के के पिताजी का नाम क्या है बाबू? तो आप लोग याद रखिएगा, जोसेफ रिल्के। और रेनर मारिया रिल्के की माताजी का नाम क्या है? सोफिया रिल्के। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, यह पंक्ति किस कविता से है? तो मेरे नींद के दौरान
कुछ इंच जो है बाबू पेड़ बढ़ गए, और किसका मक्खी का जीवन क्रम भी पूरा हो गया। ये बाबू किस कविता की पंक्ति है आपको यहां पे बताना है। तो ये किस कविता में लिखा गया है, तो आप लोग याद रखिएगा हमारी नींद। हमारी नींद कविता में ये बोला गया है कि जब हम लोग सोते हैं तो कुछ इंच पेड़ बढ़ जाते हैं, कुछ सूत जो होते हैं पौधे बढ़ जाते हैं, और मक्खी का जीवन क्रम भी पूरा हो जाता है, नहीं उसका जीवन जन्म भी हो जाता है और उनका मृत्यु भी हो जाता है, तब तक हम लोग सोए रहते हैं। आप लोग यहां पे याद रखिएगा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल से जाएगा। और बी वाले हमारे बच्चे कितने हैं, तो बी वाले बच्चे भाई 44%। ये आप लोग याद रखिएगा भाई। यहां पे देखिए हमारी नींद मेरी नींद है ना, तो नींद वाला कहां जाएगा, हमारी नींद में जाएगा ना, यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल से जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज कहां निकला। अब यहां पे सूरज का अर्थ क्या हुआ। हिरोशिमा कविता में बाबू सूरज किसे बोला गया है, तो हिरोशिमा कविता में सूरज बाबू किसे बोला गया है, तो परमाणु बम को बोला गया है। परमाणु बम को बाबू यहां पे क्या बोला गया है, सूरज बोला गया है। इसे आप लोग याद रखिएगा। तो अमेरिका जब बाबू हिरोशिमा जो शहर है बाबू यहां पे जापान का, उस पे हिरोशिमा पे जब अमेरिका परमाणु बम गिराया, तो परमाणु बम कहां पे जाके गिरा, तो नगर के चौक पे गिरा। जब वो गिरा तो बाबू धरती फट गया पूरा, और वहां से इतना तेज रोशनी निकला कि जो 7 लाख लोग हैं ना बाबू शहर के, एकदम चंद सेकंड में भाप बन के उड़ गए। आप लोग याद रखिएगा। तो हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज बाबू कहां निकला, सूरज निकलने का मतलब परमाणु बम कहां गिराया गया, तो नगर के चौक पे। इसे आप लोग याद रखिएगा। और वहां का मिट्टी फट गया, और वहीं से बाबू क्या हुआ, इतना तेज रोशनी निकला कि 7 से 8 लोग बाबू मर गए। अगर हम यहां से आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे पहले सूर्योदय कहां पे होता है, बोर्ड एग्जाम में बाबू ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे पहले सूरज किस देश में निकलता है, ये आपको बताना है। देखते हैं बच्चे लोगों को पता है कि नहीं। जल्दी से आप लोग यहां पे बताइए, जल्दी से सभी बच्चे यहां पे बताएंगे कि किस देश में बाबू सूरज सबसे पहले निकलता है, ये आपको यहां पे बताना है। जल्दी से हमारे प्यारे बच्चे जितने भी हैं, जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे एक वीडियो भी बना लेते हैं। आपको यहाँ पे शॉर्ट्स रील में भी, इंस्टाग्राम पे जो भी आज क्लास ऑफिशियल नहीं फॉलो किए हैं आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए हमारा काम भी हो गया भाई। अच्छा लग रहा है भाई रील डालने में आजकल है, बच्चा लोग प्यार करता है, इतना बहुत मजा आता है। चलिए बच्चे यहां पे बोल रहे हैं जापान, बहुत बढ़िया। देखिए नगर के चौक पे कितने बच्चे आंसर किए, 65%। जो भी आपको याद नहीं याद कर लीजिएगा। और सबसे पहले बाबू सूर्य कहां उगता है, किस देश में, जापान में। इसे आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि कवि प्रेमघन के किस काव्य में ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है। अब जो कवि प्रेमघन जी हैं, जिन्होंने स्वदेशी कविता लिखा है, प्रेमघन जी, उनके किस काव्य में बाबू ग्रामीण जीवन के बारे में बताया गया। उन्होंने ऐसा कौन सा किताब लिखा जिसमें ग्रामीण यानी गांव के बारे में जीवन बताएं, गांव के जीवन के बारे में उन्होंने लिखा है। कौन सा किताब है, भारत सौभाग्य है, प्रयाग रमन है, जीर्ण जनपद है, कि यहां पे नागरी निरध है। तो आप लोग याद रखिएगा जीर्ण जनपद, ठीक है ना। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देता है कि भाई जीर्ण जनपद किसने लिखा है, तो जीर्ण जनपद बाबू किसने लिखा है, प्रेमघन जी ने लिखा है। और जीर्ण जनपद में बाबू क्या लिखे हैं, गांव के बारे में, जो ग्रामीण जीवन है ना उसके बारे में ये लिखे हैं कि गांव के लोग कैसे रहते हैं, ग्रामीण जीवन में क्या क्या होता है, ये सब लिखे हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कवि प्रेमघन के किस काव्य में ग्रामीण जीवन का वर्णन है, तो जीर्ण जनपद, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। और बच्चे यहां पे 50% आंसर दिए। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है तो 50% आंसर, बहुत बढ़िया। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, शहरों में रोज आकर दही देना और महीने भर पैसे ले जाने को क्या कहते हैं। अब देखिए दही वाली मंगमा कहानी से, शहर में आइए, रोज आके दही दीजिए, अब महीना भर लग जाए तो फिर आके पैसा लीजिए। जैसे गांव में कैसे होता है दूध, अब दूध हमें कैसे मिलता है, आके दूध वाले लोग डेली हम लोगों को दूध देते हैं, या हम लोग जाके उन लोगों के घर से बाबू दूध लाते हैं, महीना भर लाएंगे और जब महीना लग जाता है तो हम लोग पैसा देते हैं, ठीक है ना। तो वैसे ही बाबू यहां पे दही वाली मंगमा कहानी में जो मंगमा थी वो दही क्या करती थी, दूध या दही वो ले जाके एक एक महीना तक लोगों को देती थी, और जब महीना लग जाता था तो पैसा लेना। ये क्या कहलाता था,
तो ये बारी कहलाता था, इसे आप लोग याद रखिएगा, इसे बारी विधि बोला जाता है। बारी विधि क्या है, तो शहरों में रोज आके दही देना, 1 महीना तक दही दे दीजिए, महीना लग जाए उसके बाद पैसा लीजिए, इसे क्या बोला जाता है, बारी विधि। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और बच्चे यहां पे कितना आंसर किए हैं, 63%। आपके गांव में ये क्या बोला जाता है, हम लोगों के तरफ में उठावना बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उठावना। आप लोगों के तरफ में क्या बोला जाता है, आप लोग दूध दही लाते हैं ना जी, दूध दही जाके लाते होंगे या लोग आके आपके घर देते थे, तो उसे क्या बोला जाता था, वो भी लोग 1 महीना देते हैं। और हम लोगों के तरफ में तो भाई उठौना बोला जाता है। आप लोगों की तरफ में क्या बोला जाता है, जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजिए। मसिक, चलिए मसिक बोला जाता है। और कौन, यही उठावना, रुझा, चलिए रुझा। पथानी, महीना, अच्छा वाह क्या बात है, माने एक बिहार में कितना सब बात बोला जाती है। उडन, उठावना, उठावना, बहुत बढ़िया भाई। जो सिवान वान के होंगे तो भाई वो तो उठावने जानते होंगे। तराक, तकराया, तकराया, मंथली है भाई, इंग्लिश में मसिक। रोजहा, उधर, मसिक, रोजहा, वाह बहुत बढ़िया। कुछ नहीं, चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पे महीनवारी, बहुत बढ़िया। सम, ओना, ओना, बारी, वाह भाई कितना, मतलब एक कितना हम लोग की तरफ में उठावना बोला जाता है, कहीं पे मसिक बोला जा रहा है, कहीं पे। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थी। ये सभी बच्चों को नहीं पता होगा, लेकिन ये हम आपको बार बार, देखिए नया नया क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही आता है, और बच्चे लोग नहीं पढ़े होते तो फिर गलती हो जाता है। बस आपको सोच समझ के बाबू आपको आंसर देना होता है, लेकिन बच्चे सोच समझ के आंसर नहीं देते हैं, जिसके कारण गलती हो जाती है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थी। अब बच्चा लोग समझ में नहीं आएगा कौन लक्ष्मी, बाबू वही जो ढहते विश्वास कहानी में जो लक्ष्मी है ना, उनका यहां पे बात हो रहा है कि उनको कितनी लड़कियां थी। तो आपको पता है ना, आप लोग एक क्वेश्चन सुने होंगे कि लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों और साल भर के लड़के को सुला के कहां गई, कहां गई, गुहाल में गई। तो लक्ष्मी के बाबू कितने लड़की थी, 2 लड़की थी और 2 लड़का था। इसको भी 2 लड़की थी, 2 लड़का था, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थी, तो लक्ष्मी को 2 लड़की थी। आप लोग क्वेश्चन पढ़े ना, ये तो सभी बच्चों को पता है कि लक्ष्मी अपने दोनों लड़की और साल भर के लड़के को सुला के कहां गई, गुहाल में गई। वहीं से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थी, तो लक्ष्मी को 2 लड़कियां थी। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। आप लोगों को पूरा डिटेल में बाबू आपको पढ़ना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां देखिए, बांध के निगरानी के लिए लक्ष्मी ने किसे भेजा। तो बाबू आपको पता है ना, ढहते विश्वास कहानी में कौन सा बांध टूटा, तो बाबू बाढ़ आया। तो ढहते विश्वास कहानी में बाबू कौन सा बांध टूटा था, दलई बांध टूटा था। उसी दलई बांध के निगरानी के लिए जो लक्ष्मी है वो अपने कौन से लड़के को भेजती है, तो अपने बड़े लड़के को भेजती है। और लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या है, अच्युत है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पे बांध की निगरानी के लक्ष्मी ने किस लड़के को भेजा, तो अपने बड़े लड़के को भेजा, क्योंकि इसका जो सबसे छोटा लड़का है वो 1 साल का है। क्वेश्चन आता है ना कि लक्ष्मी अपने दोनों लड़की और साल भर के लड़के को, साल भर यानी 1 साल के बच्चे को सुला के कहां गई, गुहाल में, ठीक है, आपको पता है ना। तो इसका एक छोटा लड़का है लक्ष्मी का, वो 1 साल का है। बड़ा लड़का जो है वो कौन है, अच्युत है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखते हैं भाई, ए वाले बच्चे कितना आंसर किए थे, 84%। कितना, 84%। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखेंगे कि पपाती, कौन पपाती को अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। आपको पता है ना, पपाती को मेनिंजाइटिस रोग था, वो बेहोश हो गई थी, और उसको कहां लेटाया गया था, तो उसको स्ट्रेचर पे लेटाया गया था। स्ट्रेचर आप लोग देखते हैं ना हॉस्पिटल में, उसमें मरीज को बैठा के ऐसे ढकेल के ले जाया जाता है, वो स्ट्रेचर पे बेचारी लेटी हुई थी। हॉस्पिटल बहुत बड़ा था, और इसकी मां जो थी ना, उसको पूरा हॉस्पिटल में घुमाया गया, उसको एडमिट, बड़ा डॉक्टर था, वो बोल के गया था कि इसको जल्दी एडमिट करो, लेकिन वहां के कर्मचारी इतने बदमाश थे, उसकी मां को पूरा घुमाते रहे, 1 घंटा इधर 1 घंटा उधर। पढ़ी लिखी नहीं थी बेचारी, घूमती रहती थी इधर उधर, और अपने बच्ची को भी आके देख जाती थी। उतनी बड़ी लड़की को बाबू कहां ले लेके गोद में लेके घूमेगी, तो सुता दी थी स्ट्रेचर पे, और वो जाके घूम रही थी। लेकिन कभी कभी ये छोड़ के भी अकेले नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि अपने घर के मतलब अपने गांव से भी किसी को नहीं लेके आई थी कि पपाती के पास रहे। पपाती अकेले रह रही थी, तो जो उसकी मां थी वल्ली अमाल, वो उसको अकेले छोड़ के इधर उधर जाना नहीं चाहती थी। वही बोल रहा है, कौन पपाती को अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहती थी, तो उसकी मां वल्ली अमाल, यानी पपाती की मां
कौन है? वली अमाल है, जो बाबू पपाती को हॉस्पिटल में अकेले छोड़कर इधर उधर नहीं जाना चाहती थी। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा और बी वाले बच्चे जो हैं यहां पे 80% आंसर किए हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि जाति प्रथा को अगर श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जाति होती वाला आएगा तो कहां से है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो बाबू आपके हिंदी के किताब का पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसको लिखने वाले कौन है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी हैं। यहां पे तो आप लोग डी वाला आंसर ऐसे ही आप लोग किए होंगे। देखते हैं भाई डी वाले बच्चे कितने किए हैं? 83%। बहुत बढ़िया, तगड़ा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, किसकी खोज से हमारी ऐतिहासिक चेतना में नया अध्याय जुड़ गया? अब यहां पे आपको बताना है किसके खोज से हमारी ऐतिहासिक चेतना में नया अध्याय जुड़ गया। और जो भी बच्चे को याद नहीं है कृपया करके इसे आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसकी खोज से हमारी ऐतिहासिक चेतना में नया अध्याय जुड़ गया। तो आपको याद रखना है संस्कृत, क्योंकि जो संस्कृत है ये सभी भाषाओं की अग्रजा है। जितने भी भाषा बोला जाता है वो संस्कृत से ही बाबू बना है, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो संस्कृत के खोज से हमारी ऐतिहासिक चेतना में एक नया अध्याय जुड़ गया, इसे आप लोग याद रखिएगा। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल से जाएगा, हमें पता था, ये आपको नहीं याद है, कृपया करके इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, जहाज के डेक पर खड़े कितने वर्ष के सर विलियम जोन्स ने देखा कि सूर्य अपरांत सागर में डूब रहा है? अब यहां पे आपसे पूछा जा रहा है जो सर विलियम जोन्स है, आप लोग कहां, आप लोग ये क्वेश्चन सुने होंगे ना, सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करके कब भारत लौटे? तो सर विलियम जोन्स जो थे वो समुद्री यात्रा करके भारत कब पहुंचे? तो आप लोग याद रखिएगा 1783। ये क्वेश्चन बाबू बोर्ड परीक्षा में आता है कि सर विलियम जोन्स जो थे वो समुद्री यात्रा करके भारत कब पहुंचे? 1783 में। अब यहां पे पूछा जा रहा है कि सर विलियम जोन्स की उम्र कितनी थी उस समय जब उन्होंने यहां पे जहाज के डेक पर खड़े होके जहाज के डेक पर खड़े कितने वर्ष के सर विलियम जोन्स ने देखा कि सूर्य अपरांत सागर में डूब रहा है? कितना साल के थे? तो आप लोग याद रखिएगा 37 वर्ष के। 37 वर्ष के जो विलियम जोन्स थे वो बाबू 1783 ईस्वी में वो बाबू भारत आए और उन्होंने देखा कि अपरांत सागर में सूर्य जो है वो डूब रहा है। बी वाला ऑप्शन ये भी आपको नहीं याद होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। यहां पे 43% बच्चे यहां पे आंसर किए हैं। और यह भी क्वेश्चन आता है कि जो सर विलियम जोन्स हैं ये भारत कब आए थे? तो सर विलियम जोन्स जो भारत कब आए थे? 1783 में। यह भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना पे साहित्य अकादमी पुरस्कार हुआ? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि यहां पे आपको बताना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला बाबू? तो किस रचना पे बाबू साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो आप लोग याद रखिएगा आलोक पर्व पे, ठीक है ना। आलोक पर्व पे इन्हें क्या मिलता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कितना परसेंट बच्चे यहां पे आंसर किए? 70%। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है बाबू नाखून क्यों बढ़ते हैं, और नाखून क्यों बढ़ते हैं बाबू क्या है? कहानी है, निबंध है, ललित निबंध है, क्या है? तो क्या है बाबू? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो लिखा है नाखून क्यों बढ़ते हैं वो ललित निबंध है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पे उछलता पशु की प्रवृत्ति स्वबंधन मनुष्य का स्वभाव है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? अब यहां पे आ गया ना बाबू पशु की प्रवृत्ति। यहां पे जब भी आएगा पशु की प्रवृत्ति तो जब भी नाखून को हम लोग क्या बोलते हैं? पशुता की निशानी। पशुता की निशानी का अर्थ क्या हुआ? पशु की प्रवृत्ति। पशु की प्रवृत्ति यानी पशुता की निशानी है। अब ये बाबू कहां लिखा गया है? जो मनुष्य है, मनुष्य का नाखून जो होता है वो पशुता का निशानी है। यहीं से आप लोग बाबू क्लू निकाल के आप लोग इसका आंसर बना सकते हैं। पशुता की प्रवृत्ति यानी पशुता की निशानी। तो नाखून जो है बाबू ये पाशविक वृत्ति की निशानी है, पशुता की निशानी है। और ये बाबू किस पार्ट में है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो यहीं से आप लोग यहां पे ये लाइन जो है किस पार्ट की है? तो ये आप लोग याद रखिएगा पशुता की निशानी पार्ट की है, मतलब यहां पे नाखून क्यों बढ़ते हैं पार्ट की है। बच्चे कितना आंसर किया भाई? यहां पे 68%। अगला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे कि कुहासा शीर्षक, यहां पे कुहासा शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना
है ये आपको यहां पे बताना है कि जो कुहासा है, कुहासा कहानी संग्रह किसने लिखा है। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी हमारे प्यारे बच्चे जो हैं यहां पे आप लोग बताएंगे, ठीक है। कल बाबू व्याकरण का क्लास होगा, व्याकरण हम आपको करवा देंगे, लेकिन आज तो आप लोग पढ़ लीजिए ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुहासा शीर्षक कहानी संग्रह किस लेखक की रचना है, आपको बताना है। तो जल्दी से आप लोग बताइए कुहासा बाबू किनका है, जल्दी से। अब देखिए इसमें बच्चे लोगों को याद नहीं है कि भाई कुहासा किनका है, तो आप लोग याद रखिएगा जो कुहासा है ना ये अमरकांत जी का है, इसे आप लोग याद रखिएगा। बहुत सारे बच्चों को नहीं याद है, लेकिन आप लोग यहां पे याद रखिएगा अमरकांत जी पर कितने बच्चे आंसर किए हैं, तो यहां पे 33% बच्चे आंसर किए हैं। जो भी आपको याद नहीं होगा उसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, निर्मला ने किसे फटी पुरानी दरी दे दी। एक एक प्रश्न बाबू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो निर्मला है वो फटी पुरानी दरी, दरी का मतलब क्या होता है, जो बिछा के बाबू सोने, जो जमीन पे बिछा के सोया जाता है ना वो दरी होता है, ठीक है ना। चादर, चादर या चादर को ही दरी बोला जाता है। क्वेश्चन है कि निर्मला ने किसे फटी पुरानी दरी दी, तो निर्मला बाबू कौन है, लेखक की पत्नी है, वो किसे फटी पुरानी दरी देती है, तो आप लोग याद रखिएगा बहादुर को। बहादुर को सोने के लिए फटी पुरानी, क्योंकि बहादुर घर का नौकर है तो उसे फटी पुरानी दरी देती है, इसे आप लोग याद रखिएगा। डी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल से जाएगा। और बहादुर का पूरा नाम क्या है, तो चलिए यहां पे डी ऑप्शन है में नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहां पे डी ऑप्शन देखिए, मैम भी अजीब करती हैं, डी वाला ऑप्शन देती ही नहीं है जो आंसर में। डी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बहादुर को बाबू यहां पे निर्मला ने किसे फटी पुरानी दरी दे दी, बहादुर को। बहादुर का पूरा नाम क्या था, दिल बहादुर था। और बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने हटाया, तो यही निर्मला हटाई थी, आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए, अंग्रेजी कवि टेनिस ने किस लैटिन कविता पर कविता लिखी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। तो अंग्रेजी कवि टेनिस ने किस लैटिन कवि पर एक कविता लिखी, तो आप लोग याद रखिएगा यहां पे वर्जिल। वर्जिल पे एक बहुत ही अच्छा कविता लिखे थे। ये आया है ना बाबू, ये क्वेश्चन आता है कि किस कवि ने, किस अंग्रेज कवि ने, ऐसे ये आपके क्वेश्चन बैंक में ऐसे दिया है, किस अंग्रेज कवि ने, यहां पे ऐसे क्वेश्चन आया, किस अंग्रेज कवि ने वर्जिल कवि पर एक बहुत ही अच्छी कविता लिखा, तो उसमें टेनिस दिया है। अब यहां पे वही क्वेश्चन रिपीट करके दिया है कि अंग्रेजी कवि टेनिस ने किस लैटिन कवि पर एक अच्छी कविता लिखी है, तो आप लोग याद रखिएगा वर्जिल पे। ए वाला ऑप्शन एकदम बिल्कुल से हो जाएगा। 74% बच्चे जो हैं यहां पे राइट आंसर किए हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, बिरजू महाराज को संगीत भारती में कौन लाया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि बिरजू महाराज जो हैं, बिरजू महाराज को संगीत भारती में बाबू किसने लाया, निर्मला जी ने, यहां पे कपिला जी ने, नवाब साहब ने, माता जी ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे, अपने पिताजी को। बिरजू महाराज गांडा किससे बनवाया, या शिष्यत्व का धागा, यानी शागिर्द बनने का धागा किससे बनवाया, तो अपने पिताजी से बनवाया, क्योंकि अपने बाबूजी को गुरु मानते थे। अपनी माता को गुरुवाइन मानते थे, आप लोग याद रखिएगा। अपनी माता को सबसे बड़ा जज मानते थे, आप लोग याद रखेंगे। तो बिरजू महाराज को संगीत भारती में कौन लाया, तो आप लोग याद रखिएगा कपिला जी। जो कपिला जी है ना वो लाई थी, आप लोग याद रखिएगा। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल से जाएगा। और बी वाले बच्चे बहुत ही खुश होके एकदम 29% वोट किए हैं। और जो भी बच्चे आप लोग याद नहीं किए हैं कृपया करके आप लोग याद रखिएगा। और हिंदुस्तान डांस म्यूजिक किनका था, यह भी क्वेश्चन आता है। हिंदुस्तान डांस म्यूजिक कहां पे है, दिल्ली में है। और हिंदुस्तान डांस म्यूजिक किनका था, तो निर्मला जी का था, आप लोग याद रखिएगा। हिंदुस्तान डांस म्यूजिक किसका था, निर्मला जी का था। और हिंदुस्तान डांस म्यूजिक कहां है, दिल्ली में है, ठीक है। और बिरजू महाराज को संगीत भारती में कौन लाया था, तो कपिला जी ने लाया था, आप लोग याद रखेंगे। आंद्रे ब्रेता, रेन शॉ और पाल एनवर ने मिलकर कितनी संयुक्त कविताएं अभिनयों में रहकर लिखी, तो ये तीनों जो कवि हैं बाबू, ये तीनों कवि मिलकर कितनी संयुक्त कविताएं लिखे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंद्रे ब्रेता, रेन शॉ, पाल एनवर ने मिलकर कितनी संयुक्त कविताएं लिखी, तो आप लोग याद रखिएगा 30। ये तीनों ने मिलकर अभिनयों में रहकर बाबू कितनी कविताएं लिखी, 30 कविताएं लिखी। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल से जाएगा। और सी वाले जो बच्चे हैं यहां पे 36% हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सहनाई और काशी से बढ़कर मेरे लिए कोई जन्नत नहीं है इस धरती पे। यहां पे देखिए एक बार फिर पढ़ लेते हैं कि सहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं
हैं इस धरती पर हमारे लिए। बाबू वो कौन महान आदमी है जिन्होंने बोला कि यहां पे सहनाई और काशी से बढ़कर इस धरती पे मेरे लिए कोई भी जन्नत नहीं है? तो सहनाई कौन बजाते थे? बिस्मिल्लाह खां। अब यहीं से आप लोग पकड़ सकते हैं भाई ये बोले कौन होंगे? बिस्मिल्लाह खां। और बिस्मिल्लाह खां के नानी का घर कहां है? ननिहाल, काशी है। आप लोग याद रखिएगा, जिसे देवनगरी भी बोला जाता है। तो सहनाई और काशी से बढ़ के मेरे लिए कोई जन्नत नहीं है इस धरती पर, ये किसने कहा? तो आप लोग याद रखिएगा बिस्मिल्लाह खान ने। यहां पे बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते थे? सहनाई। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। और सी वाले बच्चे कितने भाई? तो यहां पे 85% है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहां गए? अब इसमें ना बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं कि वकालत की पढ़ाई के लिए जो गांधी जी हैं बाबू वो कहां गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहां गए। तो वकालत की पढ़ाई के लिए बाबू गांधी जी, देखिए वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहां गए थे? लंदन गए थे। इसे आप लोग याद रखिएगा। और क्वेश्चन आएगा कि गांधी जी केस लड़ने के लिए कहां गए थे? तो केस लड़ने के लिए बाबू दक्षिण अफ्रीका में गए थे। इसीलिए यहां पे अफ्रीका पहले दिया। बच्चा लोग देखेगा अफ्रीका पे खट से ठीक। बाबू गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में केस लड़ने के लिए गए थे, लेकिन इन्होंने वकालत की पढ़ाई कहां से की थी? तो इन्होंने वकालत की पढ़ाई बाबू लंदन से किया था। आप लोग याद रखिएगा, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। और हमें पता है कि डी वाले बच्चे बहुत कम आंसर करेंगे, लेकिन फिर भी 53% बच्चे आंसर किए। आप लोग बिल्कुल ध्यान से, गांधी जी ने वकालत की पढ़ाई कहां से किया? लंदन से। और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बाबू केस लड़ा। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में भारत आए 1915 में। यह भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे यह भी आता है। तो ट्रिक एक बताते हैं, आप लोग याद रखिएगा, 1893 से 1914, क्योंकि 1915 में आ गए थे। अब देखिए यहां पे 3 है, यहां पे 4 है। ऐसे आप लोग ट्रिक से याद रख सकते हैं। 1893 से, यहां पे 1893 से 93, आपको पता है ना कि 1915 में गांधी जी भारत आ गए थे। तो 1893 को याद रखिएगा। 3 के बाद क्या आएगा? 4 आएगा। यहां पे 1914, 1915 में आए थे तो 1914 तक गांधी जी वहां पर रहे थे। ठीक है, तो 1893 से 1914 तक गांधी जी जो है वो दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? अब यहां पे बाबू आपको बताना है कि जो शिक्षा और संस्कृति जो बाबू शीर्षक पाठ है, इस साहित्य के विधा कौन है? आपको बताना है शिक्षा शास्त्र है कि असंस्मरण है, काव्य है, निबंध है, आपको बताना है। देखिए आज का जो क्वेश्चन ना बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा नया नया क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लिए बाबू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बाबू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो आप लोग याद रखिएगा शिक्षा शास्त्र है। क्या है बाबू? शिक्षा शास्त्र। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखते हैं भाई ए वाले बच्चे कितने हैं? तो यहां पे 65%। ठीक है ना। और जो भी हमारे प्यारे बच्चे अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं, एक बार आप लोग क्या कर दीजिएगा? लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, भग्गू अगर नरेन घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़ के बाहर फेंक देना, यह किसने कहा? अब नरेन कौन है बाबू? तो नरेन है बाबू दीदी का प्रेमी। क्वेश्चन आता है ना कि दीदी का प्रेमी कौन था? मछली कहानी आप लोग पढ़े होंगे। मछली कहानी में बाबू दीदी का प्रेमी कौन था? नरेन था ही। अब भग्गू कौन था बाबू मछली कहानी में? घर का नौकर। तो पिताजी जो है, लेखक के पिताजी हैं, वो बोलते हैं भग्गू को, यानी घर के नौकर से बोलते हैं कि नरेन अगर साला घर में घुसे तो उसका हाथ पैर तोड़ के बाहर फेंक देना। ये नरेन कौन है बाबू? दीदी का प्रेमी। दीदी का प्रेमी घर में ढुकेगा तो उसका हाथ पैर तोड़ के बाबू फेंक देना। ये लेखक के पिताजी जो है किससे बोल के गए? भग्गू से। तो ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, ये कौन बोले थे? पिताजी ने बोला था। यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। और बी वाले बच्चे भाई कितने हैं? तो यहां पे 78% है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, गुरु नानक क्या कहते हुए अपना प्राण त्याग दिए? यानी जो गुरु नानक जी हैं, जिन्होंने सिख धर्म का बाबू स्थापना की है। ठीक है, आपको पता है ना सिख, और ये सिखों के बाबू पहले गुरु हैं। और इनका जन्म कहां पे हुआ? लाहौर के तलवंडी गांव में हुआ इनका जन्म। और जिस स्थान पे इनका जन्म हुआ उसे उन्हें उससे किस नाम से जानते हैं? तो ननकाना साहब के नाम से जानते हैं। तो ये सारा आपको याद रखना है। इनकी पत्नी का नाम क्या था? सुलक्षणी था। इनके पिताजी का नाम क्या था? कालूचंद खत्री था। तो ये सब आपको याद रखना होगा। जब ये बाबू अपना प्राण त्यागे तो क्या बोलते बोलते इनका प्राण निकल गया? तो आप लोग याद रखिएगा, वाहे गुरु। वाहे गुरु, वाहे गुरु यानी हे भगवान। गुरु का मतलब क्या होता है? भगवान। हे भगवान, हे भगवान, यानी वाहे गुरु, वाहे
वाहे गुरु कहते हुए अपना प्राण को त्याग दिए। ए वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल से जाएगा। और ए वाले बच्चे कितने हैं भाई, तो यहां पे 79%। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, गुरु नानक का जन्म कब हुआ। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई कि गुरु नानक का जन्म कहां हुआ, कब हुआ। तो गुरु नानक का जन्म कहां पे हुआ, लाहौर के तलबंडी गांव में हुआ। और जिस स्थान पे जन्म हुआ उसे ननकाना साहब बोलते हैं। और इनका जन्म कब हुआ ये आपको बताना था, 1468, 1469, 1467, 1465। तो इनका जन्म बाबू कब हुआ, तो आप लोग याद रखिएगा 1469 में। देखते हैं भाई बी वाले बच्चे कितने हैं, तो मात्र यहां पे 59% है बाबू। आप लोग याद रखिए अगर आप लोगों को याद नहीं है तो। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, घानानंद ने नादिर शाह के सिपाहियों को घानानंद ने नादिर शाह के सिपाहियों को 3 मुट्ठी क्या दिया। अब इसका कहानी बाबू आपको समझना पड़ेगा। अगर कहानी याद रहेगा तो ये सब आपको याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए, जब नादिर शाह के जो सैनिक हैं वो क्या किए बाबू, मथुरा और वृंदावन पे धावा बोले, तो इन्हें मिल गए कौन, घानानंद। घानानंद जो थे पीर मुर्शिद थे। किनके बरगाह में ये रहते थे, मोहम्मद शाह रंगीला के। मोहम्मद शाह रंगीला ने इनको निकाल दिया था अपने दरबार से, तो ये कहां आ गए थे, मथुरा में। मथुरा और वृंदावन पे धावा बोले तो ये मिल गए। अब किसी ने बता दिया कि ये मोहम्मद शाह रंगीला के पीर मुर्शिद थे। अब नादिर शाह के जो सिपाही थे वो तो लुटेरे थे, वो बोले कि सोना दो मुझे, सोना दो। तो ये क्या करते हैं, जमीन से यहां पे 3 मुट्ठी धूल निकालते हैं और बोलते हैं धूल धुर 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 धुर। तब तैसे एगो तलवार निकालता है और सीधे इनके एकदम घोंप देता है सीधे। बोला कि सोना दो, तो ये क्या किए, बोल देते कि भाई सोना नहीं है। जमीन से क्या किए, धूरा निकाले और 3 बार ऐसे बोले धूल धूल धूल, यानी धूरा लो धूरा लो। तो इसे एगो निकालता है तलवार और सीधे एकदम घोंप देता है, ठीक है। तो यहीं पे इनका जान चला जाता है। यहां पे देखिए, यहां पे क्वेश्चन है, घानानंद ने नादिर शाह के सिपाहियों को 3 मुट्ठी क्या दिया, तो 3 मुट्ठी दिया बाबू, धूल दिया। 3 मुट्ठी क्या दिया, धूल। वो लोग सोना मांग रहा है, यही धूल दे रहे हैं। तो वो खिसिया गया, सनकल था, घोंप दिया, बेचारे चले गए। अब यहीं से क्वेश्चन आता है कि घानानंद का वध किसके सिपाहियों ने किया। तो घानानंद के वध बाबू किसके सिपाहियों ने किया, तो आप लोग याद रखिएगा नादिर शाह के जो सिपाही हैं वही बेचारे घानानंद को मार दिए। या क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ देगा कि नादिर शाह के सिपाही जो थे वो घानानंद से क्या मांगे, तो नादिर शाह के सिपाही जो थे घानानंद से सोना मांगे। इस सोना के बदले क्या दिए, धूल दिए। मिट्टी का जो धूल होता है ना, वही 3 बार ऐसे किए, धूल धूल धूल, तले को घोंप दिए, बेचारे मर गए, ठीक है। कितना % बच्चे यहां पे आंसर किए हैं, 58%। यहां पे बहुत बढ़िया। चलिए, याद नहीं है बाबू, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वदेशी शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है। स्वदेशी शीर्षक कविता के बाबू रचनाकार कौन है, ये आपको यहां पे बताना है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, अनामिका, सुमित्रानंद पंत, जीवनानंद दास, आपको यहां पे बताना। बच्चा लोग बहुत हंस रहा है जी। आप लोगों का हंसी का एक वीडियो बना लेते हैं, थोड़ा मैं पोलो हटाइएगा, ऐसे मुस्कुराते रहिए। आप लोगों का हंसी का एक वीडियो बनाना है भाई, यादगार तो सारा चीज रखना पड़ेगा नहीं जी। कितना दिन के आप लोग मेहमान हैं जी, यादगार सारा चीज रखना पड़ता है जी। हंसिए तो पूरा एकदम दबा के हंसिए, एकदम दबा के। आप लोगों का वीडियो बन रहा है, आप लोगों का नाम भी आ रहा है इंस्टाग्राम पे, देखिएगा। ये सब भाई रखना पड़ता है यहाँ पे। चलिए, बहुत बढ़िया। ये सब एक एक पल ना जुगा जुगा के रखना पड़ेगा कि भाई बच्चा लोग हंसा था क्लास में। चलिए यहां पे क्वेश्चन है भाई, स्वदेशी शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है। तो स्वदेशी कौन लिखे हैं बाबू, तो आप लोग याद रखिएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठीक है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल से जाएगा। और ए वाले बच्चे भाई कितने हैं, ए वाले बच्चे जो हैं बाबू यहाँ पे 55% है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत माता शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है। तो भारत माता कविता बाबू कहां से लिया गया है, तो भारत माता जो कविता है ये बाबू ग्राम्या से लिया गया है। कहां से लिया गया है, ग्राम्या से। और भारत माता कविता किसने लिखा है, सुमित्रानंद पंत जी ने। सुमित्रानंद पंत जो बाबू इनका जन्म हुआ ना, तो इनके 6 घंटा के बाद इनकी माता का देहांत हो गया, ठीक है। यानी इनकी माता जी चल बसी।
बी वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। और बी वाले बच्चे जो हैं यहाँ पे 79% बच्चे यहाँ पे आंसर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है, तो आप लोग याद रखिएगा ये भी रामधारी सिंह दिनकर जी का है। किनका है, रामधारी सिंह दिनकर जी का। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे हम लोग चलेंगे यहां पे, कवि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, कृपया करके इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना, एक एक प्रश्न आज का जो भी क्लास है वो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कवि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है, तो कवि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार बाबू जनतंत्र के देवता कौन है, किसान मजदूर। और किसान मजदूर कहां पे मिलेंगे, तो किसान बाबू खेतों में मिलेगा, और मजदूर कहां मिलेगा, तो रोड के किनारे गिट्टी तोड़ते हुए मिलेगा। तो ये आप लोग याद रखेंगे। देखिए 88% बच्चे यहां पे राइट आंसर किए हैं। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन, सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञा को हिंदी के अलावा किस भाषा में ज्ञान था, तो सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञा जिन्हें प्रयोगवादी कवि बोला जाता है, इन्होंने तार सप्तक कविता भी लिखवाए थे, प्रयोगवादी कवि थे। इन्हें किन किन भाषा का ज्ञान था, तो इन्हें बाबू बहुत ही ज्यादा भाषा का ज्ञान था। इन्हें संस्कृत भी आता था, इन्हें अंग्रेजी और फारसी भी आता था, और तमिल भी आता था, और भी बहुत सारी भाषाएं भी इनको आती थी, यानी इनमें से सभी भाषा आता था। डी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल से हो जाएगा। और डी वाले बच्चे भाई कितने हैं, तो यहां पे 49। आप लोग याद रखिएगा सभी भाषा, ये बहुत सारे भाषाओं के ज्ञाता थे, आप लोग यहां पे याद रखेंगे। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, हिरोशिमा शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से लिया गया है, तो हिरोशिमा जो कविता है बाबू, जिसपे हिरोशिमा शहर पे बाबू परमाणु बम गिराया गया, तो उसके बारे में इस कविता में बताया गया कि क्या क्या हुआ। आदमी जो है भाप बन के उड़ गया, परमाणु बम जो यानी सूरज है नगर के चौक पे गिरा, वहां से जमीन फट गया, वहां से बाबू क्या निकला, बहुत ज्यादा प्रकाश निकला, ठीक है, जिससे आदमी भाप बन के उड़ गए। यहां पे क्वेश्चन है कि हिरोशिमा शीर्षक कविता किस कहानी संग्रह से लिया गया, तो आपको याद रखना सदा नीरा से लिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल से जाएगा कि हिरोशिमा शीर्षक कविता जो है वो किस कविता संग्रह से लिया गया है, सदा नीरा से लिया गया है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल से जाएगा। आपको याद नहीं है, कृपया करके आप लोग यहां पे याद कर लीजिए। मात्र 31% बच्चे आंसर कर रहे हैं। जो भी बाबू आपको पढ़ाया जा रहा है कृपया करके आप लोग यहां पे याद रखिए। अगला है, बचाना है जंगल को। अब यहां पे बहुत सारा क्वेश्चन आता है, बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है हवा को धुआं हो जाने से। बोले आप लोग एक वृक्ष की हत्या पढ़े ना, बहुत अच्छा तरीके से हम आपको पढ़ाएं। बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, बचाना है हवा को धुआं हो जाने से, बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, ये सब हम आपको पढ़ाए हैं ना। वही बोल रहा है बचाना है जंगल को। जंगल को क्या हो जाने से बचाना है, आजकल जंगल को हम लोग काट काट के एकदम प्लेन कर दे रहे हैं कि नहीं, मरुस्थल टाइप का बना दे रहे हैं, एकदम प्लेन बना दे रहे हैं पूरा। आप लोग याद रखिएगा, तो मरुस्थल हो जाने से इसे बचाना है। बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल से हो जाएगा। और बी वाले बच्चे भाई कितने हैं, तो यहां पे 71% है। ठीक है, बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है यहां पे बचाना है हवा को धुआं हो जाने से, ठीक है, बचाना है नदी को नाला हो जाने से। तो ये सब आपको याद रखना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, कावित्री अनामिका कहां की रहने वाली है। आपको पता है ना, जो कावित्री अनामिका जी हैं, ये इन्होंने क्या लिखा, अक्षर ज्ञान, जिसमें एक छोटे से बच्चे को क ख ग घ कैसे सिखाया जाता है ये बताई हैं, और सीखने के क्रम में क्या क्या बच्चा को दिक्कत आता है ये भी, और बच्चा क्या समझता है वो भी इस कविता में बताई हैं। तो कवित्री अनामिका कहां की रहने वाली हैं, तो जो कवित्री अनामिका हैं ये बाबू बिहार की रहने वाली हैं अपनी। बिहार का बाबू कौन सा जिला में इनका जन्म हुआ, मुजफ्फरपुर जिला। तो ये बिहार के मुजफ्फरपुर जिला की हैं, आप लोग याद रखिएगा। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल से जाएगा। और देखिए सॉरी डी वाला बच्चे कितने हैं भाई, 43%। आप लोगों को याद नहीं है जी है। अनामिका जी बाबू बिहार की हैं, जिन्होंने अक्षर ज्ञान कविता लिखी, मुजफ्फरपुर की हैं, यही मुजफ्फरपुर, यही मुजफ्फरपुर जिला। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए। अगला क्वेश्चन है, पहली विफलता पर छलके ये आंसू ही शायद प्रथमाक्षर सृष्टि की विकास कथा है, यह पंक्ति किस कविता की है। अब आप लोग अगर कविता ध्यान से पढ़े होंगे तो इसका आंसर देंगे। यहां पे पहली विफलता पे छलके आंसू,
पहली विफलता, यानी पहली बार जब बच्चा क ख ग घ लिखने का प्रयास करता है, नहीं आता है, तो उसके आंसू छलक जाते हैं। आंसू छलकना यानी आंसू बह जाते हैं। शायद यह प्रथमाक्षर सृष्टि विकास कथा की ये है। ये बाबू किस कविता की है? तो आप लोग याद रखिएगा, अक्षर ज्ञान कविता की है। ए वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, जीवनानंद दास का निधन कितने साल की उम्र में हो गया? अब देखिए जीवनानंद दास कौन है बाबू? तो ये बंगाली कवि हैं और ये बांग्ला भाषा में बाबू कविता लिखते थे। और बांग्ला भाषा में कौन सा कविता लिखे हैं? लौट कर आऊंगा फिर, बहुत ही फेमस किताब। और जो कवि हैं वो कहां लौटने की बात करते हैं? बंगाल में लौटने की बात करते हैं। यहां पे क्वेश्चन है कि जीवनानंद दास का निधन कितने साल की उम्र में हो गया? तो आपको याद रखना है 55 साल की उम्र में। जब ये 55 साल के हुए तो इनका बाबू क्या हो गया? निधन हो गया। ठीक है ना। एक बार एक सर्दी का अटैक हो रहा है जी। जीवनानंद दास का निधन बाबू कितने उम्र में हुआ? तो आप लोग याद रखिएगा, जीवनानंद दास जी का जो निधन है वो 55 वर्ष की उम्र में हो गया। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल से जाएगा। 60% बच्चे यहां पे आंसर किए हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, जीवनानंद दास बंगाल के किस काल के प्रमुख कवि? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आपको याद नहीं होगा, हम जानते हैं ना, ये भी आप लोग याद नहीं किए होंगे। जीवनानंद दास जो है बंगाल के किस काल के प्रमुख कवि हैं? तो जीवनानंद दास जी जो हैं, आप लोग याद रखिएगा रविंद्रोत्तर युग के। किस युग के बाबू? तो आप लोग याद रखिएगा रविंद्रोत्तर युग के। इन्होंने एक कविता लिखा था वनलता सेन। वनलता सेन को बाबू रविंद्रोत्तर युग के प्रमुख आलोचकों के द्वारा बाबू इन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रेम कविता का संज्ञा भी मिला था। आपको पता है ना। तो जब भी क्वेश्चन आएगा जीवनानंद दास बंगाल के किस काल के प्रमुख कवि हैं बंगला के, तो आप लोग याद रखिएगा रविंद्रोत्तर युग के। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। और डी वाले बच्चे 37%। हमें पता है आपको कौन सा क्वेश्चन याद नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, टेल्स ऑफ अलमाइटी क्या है? अब देखिए, टेल्स ऑफ अलमाइटी इंग्लिश टाइप का लिखा है ना। जो भी इंग्लिश टाइप का लिखा है वो आप लोग याद रखिएगा। कौन लिखे हैं? रेनर मारिया रिल्के। ठीक है ना। और रेनर मारिया रिल्के जो कविता लिखते थे वो किस में लिखते थे? गीतात्मक, यानी गीत की तरह लिखते थे। आप लोग याद रखिएगा। और ये टेल्स ऑफ अलमाइटी क्या है बाबू? तो ये कहानी संग्रह है। टेल्स ऑफ अलमाइटी कहानी संग्रह है। किनका कहानी संग्रह है? तो आप लोग याद रखिएगा रेनर मारिया रिल्के की। ठीक है। यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल से जाएगा। ये भी आपको याद नहीं है, हमको पता है कि ये भी आपको याद नहीं है। बी वाले बच्चे 32% यहां पे बच्चे आंसर किए। चलिए, ये भी आपको याद नहीं है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ? रेनर मारिया रिल्के कौन है बाबू? मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के कविता के कौन है? रेनर मारिया रिल्के। इनका जन्म कहां पे हुआ? ऑस्ट्रिया, जो अब क्या है बाबू? जर्मनी में है। ठीक है ना। ऑस्ट्रिया, जर्मनी। तो जब भी क्वेश्चन आएगा रेनर मारिया रिल्के का जन्म बाबू कब हुआ? 1875 में। कब हुआ? 1875 में। कहां? ऑस्ट्रिया यानी जर्मनी। इसे आप लोग याद रखिएगा। और ये किस भाषा में अपनी कविता लिखते थे? जर्मन भाषा में लिखते थे। और इनका काव्य लिखने की शैली कैसा था? गीतात्मक था, गीत की तरह लिखते थे। इसे आप लोग याद रखिएगा। कितने बच्चे यहां पे आंसर किए हैं? तो मात्र यहां पे 32%। जो भी बच्चे लोगों को याद नहीं है कृपया करके आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मां जी सोने जैसा बेटा पैदा किया ऐसे किसने कहा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आप लोगों को याद नहीं होगा, लेकिन जो भी बच्चे हमसे कहानी पढ़े होंगे वर्णिका में का, आपको पता होगा कि मां जी सोने जैसा बेटा पैदा किया ऐसे किसने कहा? तो बाबू ये कौन बोलती है कि मां जी आपने सोने जैसा बेटा पैदा किया है? तो आप लोग याद रखिएगा मंगमा। मंगमा जब लेखक के घर पे जाती है तो लेखक की मां को मंगमा क्या बोलती है? मां जी बोलती है। लेखक के घर में अंगना में बैठती है, आंगन में बैठती है और क्या खाती है? पान सुपारी खाती है। और यही बोली थी कि मां जी बेटा तो आपने सोने जैसा पैदा किया है। ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल से हो जाएगा। और ये कौन बोली थी? मंगमा बोली थी। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। और ए वाले बच्चे कितने भाई? 59%। ठीक है। आप लोग ये सारा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, सीता को रसमलाई किसने भेजी थी? सीता को बाबू रसमलाई कौन भेजा? आपको ये बताना है। तो देखिए, सीता को रसमलाई बाबू किसने भेजा? तो सीता को रसमलाई भेजी नारायण की पत्नी भावरी। जो नारायण की पत्नी है भावरी, यहां देखिए क्या दिया है? नारायण की पत्नी भावरी। जो नारायण की पत्नी भावरी है बाबू, वो क्या की बाबू? सीता के लिए रसमलाई भेजी। और सीता उस समय किसके घर पे रहा करती थी? मतलब महीना ना, एक महीना इसके पास, एक महीना इसके पास, एक महीना इसके पास। तो देखिए, नारायण की पत्नी का बेटे का जन्मदिन आया
तो फिर क्या हुई, ये रसमलाई ली और ले जाके सीता को दी। सीता उस टाइम किसके घर पे थे, बिज्जू के घर पे। अब बिज्जू की पत्नी क्या बोलती है, अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या। तो दो को क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में कि सीता के लिए रसमलाई किसने भेजा, नारायण की पत्नी ने। किसने कहा कि वो अपने अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या, तो ये कौन बोली, बिज्जू की पत्नी पुष्पा बोली। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 71% बच्चे यहां पे राइट आंसर किए हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, किसे अपने मृत पति पर बहुत गुस्सा आया। किसको बाबू अपने मरे हुए पति पे बहुत गुस्सा आया। तो आपको नगर कहानी पढ़े ना, उसमें वल्ली अमाल है। वल्ली अमाल बेचारी पढ़ना लिखना नहीं जानती है और उसके पति जो है मर गए हैं, ठीक है। और उसकी जो बेटी थी पपा थी, उसको मेनिंजाइटिस रोग हो गया है। हॉस्पिटल में वो पढ़ना लिखना नहीं जानती, उसको इतना ना घुमाया गया हॉस्पिटल में कि उसको अपने मृत पति पे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वो सोची कि अगर वो आज जिंदा होते तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ता, ठीक है ना, इतना तकलीफ मुझे नहीं होता, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा किसे अपने मृत पति पर बहुत गुस्सा आया, तो आप लोग याद रखिएगा वल्ली अमाल को अपने मरे हुए पति पे बहुत गुस्सा आया। वो सोचती है कि अगर मेरे पति आज जिंदा होते तो ये सब मुझे नहीं करना होता, ठीक है ना। यहां पे 79% बच्चे आंसर किए हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, बेटी को अस्पताल में नहीं बेटे के घर छोड़ के जा रही हैं, ऐसा मानिएगा किस शीर्षक पाठ की है। अब देखिए हॉस्पिटल वाला किस में, देखिए बेटी को अस्पताल में नहीं बेटे के घर पे छोड़ के जा रही हैं, ऐसा मानिएगा किस शीर्षक पाठ की है। किस शीर्षक पाठ में ऐसा बोला गया, तो जब मंगू को जब बाबू उसको भर्ती करने के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, तो उसकी मां जो है बहुत परेशान रहती थी। बोलती थी इसको जैसे जो खाना नहीं खाती है तो इसको खिला दीजिएगा, अगर रूम में बत्ती जलता रहेगा तो ये सोएगी नहीं। तो वही जो डॉक्टर है वो बोलता है कि आप मंगू को घर पे नहीं मतलब अस्पताल में नहीं अपने बेटे के घर पे छोड़ के जा रही हैं, आप बिल्कुल भी टेंशन न लीजिएगा, आप निश्चिंत रहिएगा। ये बाबू मां कहानी का ये लाइन है, पंक्ति है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल से जाएगा। और डी वाले हमारे बच्चे कितने हैं, तो यहां पे 38% है, ठीक है ना। नहीं याद है बाबू, आप लोग याद रखिए, कहानी क्लियर रखिए। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, उड़ीसा सरकार के वाणिज्य एवं यातायात विभाग में विशेष सचिव कौन थे। तो उड़ीसा सरकार के यातायात एवं वाणिज्य विभाग में विशेष सचिव कौन थे, तो बाबू उड़ीसा के कौन थे। उड़ीसा का एक कहानी है जिसका नाम क्या है, ढहते विश्वास। उड़ीसा के लेखक कौन है, सातकोड़ी होता, आपको पता है ना, उड़िया भाषा में लिखते थे। और जो उड़ीसा के जो लेखक थे बाबू, उड़िया भाषा में लिखते थे, सातकोड़ी होता। जो सातकोड़ी होता थे ये उड़ीसा सरकार के वाणिज्य एवं यातायात विभाग के सचिव भी थे। आप लोग याद रखिएगा कौन, तो सातकोड़ी होता। यही ना उड़ीसा के थे जी, ये उड़ीसा के थे। तो ये उड़ीसा राज्य के परिवहन मंत्री भी रह चुके हैं और उड़ीसा राज्य के आप लोग याद रखिएगा वाणिज्य एवं यातायात विभाग में सचिव भी रह चुके हैं। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल से जाएगा और बी वाले बच्चे यहां पे 68% आंसर किए हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, लक्ष्मी के लिए पूर्वज कितना खेत छोड़ गए या कितना जमीन छोड़ गए, ऐसे क्वेश्चन आएगा कि जो लक्ष्मी के लिए बाबू, लक्ष्मी के जो पूर्वज हैं वो लक्ष्मी के लिए कितना जमीन छोड़ के गए, 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा, 4 बीघा। तो लक्ष्मी के लिए बाबू उसके पूर्वज कितना जमीन छोड़ के गए थे, तो 1 बीघा छोड़ के गए थे। आप लोग याद रखेंगे, ए वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल से जाएगा। और ए वाले हमारे बच्चे कितने भाई, 77%, ठीक है। और तूफान में बाबू तूफान में किसका घर टूट गया, लक्ष्मी का घर टूट गया। कौन बीघे भर जमीन पर कर्ज लेकर बाबू खेती की थी, तो लक्ष्मी की थी। आप लोग याद रखिएगा, ये सारा आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, पपाती किस रोग से पीड़ित है। अब आपको बताना है कि जो पपाती है बाबू इसको कौन सा रोग हो गया, किस रोग से जो पपाती है बाबू वो पीड़ित है। मलेरिया, क्षय रोग, पीलिया, मेनिंजाइटिस, आपको यहां पे बताना है। तो जो पपाती है बाबू ये किस रोग से पीड़ित है, तो पपाती को मेनिंजाइटिस रोग हो गया है। मेनिंजाइटिस रोग में क्या होता है बाबू, बहुत तेज बुखार आता है। पपाती का उम्र कितना है, तो पपाती का उम्र 12 वर्ष है, 12 साल की थी, इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल से जाएगा। और डी वाले जो बच्चे हैं हमारे भाई कितने हैं, 79%। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का अंत किस घटना से होता है। तो धरती कब तक घूमेगी में आपको अब पता है ना बाबू, एक औरत है जिनका नाम है सीता, उनके 3 बच्चे हैं, कैलाश, नारायण, बिज्जू। ये अपने मां को इतना ना ज्यादा तकलीफ देते हैं कि बेचारी वो अपने ही घर में उसको लगता है कि घुटन हो रहा है, दम फूल रहा है,
ठीक है। और लास्ट में ये क्या बोलते हैं, पहले बोलते हैं कि माँ एक एक महीना तीनों आदमी के पास रहेगी। अब एक एक महीना माँ क्या करती है, इस बेटे के पास, फिर महीना लगा तो उस बेटे के घर, फिर महीना लगा तो इस बेटे के घर। अब ये देखेगी, अभी इसका जो बड़ा लड़का है कैलाश, वो देखता है कि माँ इधर उधर मतलब भटक रही है, तो उसको क्या करेंगे, 50-50 रुपए तीनों आदमी देंगे, माँ अलग बनाएगी खाएगी। अब लास्ट में सीता क्या करती है, अपना बेटा लोग से तंग होके बोलती है कि घर छोड़ के चलने दो। ठीक है, तो ये क्या करती है, अपना घर छोड़ देती है। ठीक है, और घर जैसे ही छोड़ती है कहानी खत्म हो जाता है। ठीक है, वही यहां पे आ रहा है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में। कहानी का अंत किस घटना से होता है, तो जब सीता ने घर छोड़ दिया। सीता जैसे ही घर छोड़ती है कहानी खत्म हो जाता है। ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल से हो जाएगा। और यहां पे 71% बच्चे आंसर किए। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, मां शीर्षक कहानी किस भाषा में लिखी गई है। तो मां शीर्षक कहानी जो है बाबू, ये गुजराती भाषा में लिखा गया। किस भाषा में, गुजराती भाषा में लिखा गया है मां शीर्षक कहानी। जो मां शीर्षक कहानी है, इसके लेखक कौन है, ईश्वर पेडलीकर जी। ईश्वर पेडलीकर जी कहां के थे, गुजरात के थे। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा। और बी वाले बच्चे कितने भाई, 82%। आगे हम लोग चलेंगे, अगला का कैलाश की पत्नी का नाम क्या है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई कैलाश की पत्नी का नाम, नारायण की पत्नी का नाम, पुष्पा की पत्नी का नाम, ये सब आते रहता है। तो कैलाश की पत्नी का नाम राधा, नारायण की पत्नी का नाम भावरी, पुष्पा की पत्नी का नाम, सॉरी, बिजू की पत्नी का नाम पुष्पा। यह क्वेश्चन पूछ देगा कि सीता के तीनों बहुओं का नाम क्या है। ये भी तो पूछ देगा ना, सीता के तीनों बहुओं का नाम क्या है। तो आप लोग लिखेगा राधा, भावरी, पुष्पा। राधा, भावरी, पुष्पा, ये आप लोग याद रखिएगा। कैलाश की पत्नी का नाम क्या है, तो राधा है, आप लोग याद रखिएगा। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल से जाएगा। सी वाले बच्चे कितने हैं भाई, 73%। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, वल्ली अमाल को कितना नंबर कमरा में जाने के लिए कहा गया। तो वल्ली अमाल को बाबू पुर्जी लेके कितना नंबर कमरा में जाने के लिए बोला गया, 44 नंबर, 46 नंबर, 45 नंबर, 48 नंबर। तो वल्ली अमाल को बाबू कितना नंबर कमरा में जाने के लिए बोला गया, तो आप लोग याद रखिएगा 48 नंबर। 48 नंबर कमरा में बोला गया जाने के लिए। तो सभी बच्चों को पता है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल से जाएगा। लेकिन ये भी नहीं पता है, देखिए 62%। इतना इजी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं याद है जी, याद रखिए इसे। वल्ली अमाल को या अमल राज को कितना नंबर कमरा ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि अमल राज को कितना नंबर कमरा दिखाने के लिए बोला गया, 48 नंबर। या वल्ली अमाल को कितना नंबर कमरा में जाने के लिए बोला गया, 48 नंबर। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, मां जी और उनका पुत्र किस गाड़ी में बैठकर विदा हुए। तो मां जी जो हैं और उनके पुत्र हैं, पपाती को भर्ती कराने के लिए बाबू किस गाड़ी में बैठे, हॉस्पिटल पहुंचने के लिए। तो आप लोग याद रखिएगा घोड़ा गाड़ी में। ठीक है ना, किस गाड़ी में, घोड़ा गाड़ी में। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल से जाएगा। घोड़ा गाड़ी में मां जी और उनके पुत्र बैठते हैं और जाते हैं बाबू मंगू को हॉस्पिटल में भर्ती कराने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संपूर्ण वाड्मय के कितने खंड में प्रकाशित हो चुके हैं। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संपूर्ण वाग्मय नाम से कितने खंड प्रकाशित हो चुके हैं। तो आप लोग याद रखिएगा 21 खंड। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड परीक्षा में आता है। तो बाबा साहब के जो 21 खंड हैं ये प्रकाशित हो चुके हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल से जाएगा। और बी वाले बच्चे 65% आंसर किए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किनकी रचना है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, कास्ट वाला जितना आएगा ना, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, हु आर शूद्राज, बुद्ध एंड हिज धम्मा, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म, राइज एंड द फॉलो हिंदू वुमेन, ये सब बाबू कौन लिखे, ये सब भीमराव अंबेडकर जी की रचना है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। सी वाले बच्चे भाई कितने हैं, जल्दी वोटिंग वोटिंग वोटिंग। सी वाले बच्चे 88%, बहुत बढ़िया। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, और इसी का बाबू हिंदी रूपांतरण किया गया है तो बना है, आप लोग याद रखिएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया, ललई सिंह यादव जी। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसका है। कौन बोला था कि मैं खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं। तो मैं खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं बाबू, ऐसा कौन बोले थे। तो आप लोग याद रखिएगा सेन साहब। सेन साहब बार बार यही बोलते हैं अपना बेटा का बड़ाई में कि मैं खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, मैं खोखा को फलना बनाने जा रहा हूं, मैं खोखा को चिलना बनाने जा रहा हूं। हर कोई से एक एक बात, मैं खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, मैं खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, मैं अपने खोखा बेटे को
हई बनाने जा रहा हूँ, हऊ बनाने जा रहा हूँ, इस सब लोग से वो बोलते थे। ठीक है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल से जाएगा। डी वाले बच्चा यहाँ पे कितने हैं भाई डी वाले, तो 86%। आज का अंतिम क्वेश्चन आप लोग देखिए, अंतिम क्वेश्चन है मदन कौन था। ऐसी जैसे होता ना बाबू, आज का अंतिम क्लास, आज का अंतिम क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन। अब कुछ दिन ऐसा आएगा, उस दिन आपसे बोला जाएगा कि आज ये आपका लास्ट क्लास है, उसके बाद 10वां का आपका खत्म। ये भी अब कुछ दिन में दिन हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, बहुत बेकार लगता है लेकिन अब क्या करिएगा। वो भी एक दिन आएगा जब एक लास्ट में बोला जाएगा कि भाई आज का जो लास्ट क्लास है इस सेशन का, 2026 बोर्ड एग्जाम वो आज खत्म होता है। ये भी अब दिन आएगा एक दिन है, उस दिन बोला जाएगा कि आज आप लोगों का लास्ट क्लास है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे बच्चे क्या आंसर कर रहे हैं, बी भाई गिरधर लाल 83%, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, तो आज का बाबू ये अंतिम क्वेश्चन है, ऐसे ही एक बार बोला जाएगा आज का, इस साल मतलब आप लोगों का ये लास्ट क्लास है 10th का, उसके बाद खत्म। मतलब आज नहीं बोल रहे हैं भाई, एक दिन आएगा तो बोलेंगे। ठीक है, आज ही टेंशन नहीं ले लीजिएगा, अभी मुस्कुराइए, अभी पढ़ना है। ठीक है, चलिए, टी शर्ट अच्छा लग रहा है बाबू, बॉडी वोडी देखिएगा। अरे मुस्कुराइए, काहे आप लोग रो रहे हैं जी। यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है बाबू, ठीक है। चलिए, आई मिस यू, आप लोग फॉलो वॉलो कर लीजिएगा, किस पे, इंस्टाग्राम है ना, उसी पे तो आज दुनिया चल रहा है, उसी पे हमको भी फॉलो कर लीजिएगा, आस्क क्लास ऑफिशियल। ठीक है ना, 9,000 फॉलोअर है, ज्यादा नहीं, अभी हम लोग बनाए हैं, अब उस पे हम लोग वीडियो डाल रहे हैं, तो 9,000 फॉलोअर है। एक बार आप लोग क्या कर लीजिएगा, एक बार आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, लिखिएगा इंस्टाग्राम पे। अगर चलाते हैं तो, नहीं चलाते तो बहुत अच्छा बात है, चलाते हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, नहीं चलाते तो बहुत अच्छा बात है। अभी ना कि बना लीजिए हमारे कहने पर, नहीं तो हमको पाप लगेगा, बिगड़िएगा तो। ठीक है ना, इंस्टाग्राम चलाना मना है, लेकिन जो भी बच्चा चला रहा है तो फॉलो कर लेने में भाई गुनाह नहीं है। ठीक है, चलिए, मिलते हैं हम आपसे बाबू अगली क्लास में, बहुत जल्द मिलेंगे, मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, टेक केयर एंड बाय।